Hello, good evening, everyone. I welcome you all in Sajay Sir's YouTube channel, GSGAV Sir's YouTube channel. Let's start the session of 19th and 20th December current affair. तो ये क्वेश्चंस मैं डिस्कशन कर चुका हूँ आप लोगों से एज यू नो दैट। ठीक है, तो आज थोड़ा जो 19 का है उसका रिवीजन चल रहा है। ठीक है, और फिर मैं अब जो 20th का डिस्कशन सेशन पूरा पढ़ाऊंगा। ये मैं बात कर चुका था HSBC के बारे में भी। नेक्स्ट अगर यहाँ पर बात करी जाए तो रामाराव सर जो हैं, रामाराव आमरा सर जो है एसबीआई के एमडी बनाए गए हैं। इनको अपॉइंट किया गया अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट के द्वारा। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। एसबीआई 1955 में बना था। ये कमेटी के डिस्कशन में कर चुका था कि कैबिनेट कमेटी कितनी कितनी होती है, जिसमें पीएम, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर और आपका फाइनेंस मिनिस्टर एक इंपॉर्टेंट पोस्ट पे होते हैं। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर, समझ में आया। तो ये सारी बातें करने के बाद अब हम जो है यहाँ पे इंडियन आर्मी एआई इंक्यूबेशन सेंटर पे बात करें, जो कि बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर बनाया गया है। एआई से रिलेटेड ऑपरेशंस पे, टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटीज पे ये बात करने वाला है। उसके अलावा अब आर्मी अपने आप को मिलिट्री लेवल पे इनहांस कर रही है। समझ में आया नहीं आया? ठीक है, और इसको इनाग्रेशन 18 दिसंबर 2024 को किया गया है बाय द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जिनका नाम क्या है यहाँ पर, उपेंद्र द्विवेदी। इसके पहले कौन थे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अगर मैं बात करूँ तो बिपिन रावत सर थे। कल मैंने क्वेश्चन दिया था आर्मी डे, नेवी डे और एयरफोर्स डे कब मनाया गया। आर्मी डे, नेवी डे और एयरफोर्स डे। आवाज आ रही है क्या? अगर आवाज आ रही है तो थम्स अप करके बताइएगा। चलिए, ठीक है, थैंक यू। जिनको नहीं आ रही होगी वो एक काम करेंगे, फिर से रिज्वाइन। फिर यहाँ पर पेटाफ्लॉप के बारे में मैंने बताया था कि यहाँ पे जो सुपर कंप्यूटर यूज किया जाएगा एआई ड्रिवन के लिए, एआई टेक्नोलॉजी के लिए और फॉरेन सॉल्यूशंस के लिए, तो उस सुपर कंप्यूटर पर बात करते हुए मैं यहाँ पर अभी आपको बताने लगा कि सुपर कंप्यूटर की टेक्नोलॉजीज क्या क्या हैं। ठीक है, सुपर कंप्यूटर का सबसे पहले अगर बात करो तो 2008 में आईबीएम के द्वारा यहाँ पर 1.105 पेटाफ्लॉप का जो है आईबीएम के द्वारा सुपर कंप्यूटर बनाया गया। उसके अलावा इसका यूज बेसिकली देखते हो तो आपको देखने को मिलता है वेदर फोरकास्ट में, मटेरियल साइंस में, एआई में, मशीन लर्निंग में, डिफेंस एप्लीकेशंस में, या क्लाइमेट मॉडलिंग में, एस्ट्रोफिजिक्स में। ठीक है, हम जब जो अ, आप तारों की गणना कर देते हैं, कितना दूर है कितना पास में, आप इंफ्रारेड से, रेडनेस से, या अभी पहले तो आपको पता होगा कि हबल टेलीस्कोप से हम जो है अंतरिक्ष की अनगिनत यहाँ पर जितनी भी संभावनाएं हैं उसको खोज रहे हैं। ठीक है, कहाँ पर आपको पल्सर है, स्टार्स के अलग अलग उससे गैलेक्सी यहाँ पर गुच्छे और गैलेक्सीज, ये बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। क्लियर है? तो एस्ट्रोफिजिक्स में हम अगर सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस को देखें, 1.5 करोड़ किलोमीटर की डिस्टेंस है अर्थ और सन के बीच में ही। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि भाई यहाँ से और किसी और अगर हम यहाँ पर गैलेक्सी में देखें तो वो कितना दूर है, तो ये सब प्रिसिशन होता है, बहुत बड़ी गणनाएं होती हैं। और इन्हीं के लिए क्या चाहिए होता है, सुपर कंप्यूटर चाहिए होता है। समझ में आया? हम्म, हाई प्रिसिशन कैलकुलेशन के लिए यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। क्लियर है? तो ये सारी बातें हम लोग डिस्कशन में ला चुके हैं। क्लियर? फुगाकू अभी यहाँ पर जो है 2023 और 2020 के लेवल में अगर आप बात करोगे तो फुगाकू जापान का सबसे आगे था। अभी यहाँ पर बात कर लेते हैं तो अमेरिका का सबसे आगे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। कौन सा भाई? अमेरिका के लेवल पे अगर आप देखोगे यहाँ पे, ठीक है, तो ईएल, कैप्टन, फ्रंटियर, औरोरा, ईगल, ये चारों के चारों जो पहले हैं वो सुपर कंप्यूटर हैं यहाँ पर, और मैन्युफैक्चरर की भी बात यहाँ पर कही गई है। उसके अलावा अगर बात करी जाए तो सुपर कंप्यूटर फुगाकू फुजिशु जापान का है। क्लियर है? बोलिए ये और नो। वेरी गुड। तो अगली बातें कर लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट। ये सब मैं कल के सेशन में पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, अभी ये रिकॉर्डिंग सेशन चल रहा है ताकि और बच्चों से यहाँ पर जो है ये क्वेश्चंस रिवीजन में आए। उसके अलावा फिर मैंने यहाँ पर एक डिस्कशन बताया था कि आपको मैं 5 जनवरी को आपको यहाँ मुझे इस तरह का डेटा देना है। ठीक है, जितने भी पेड बैच के लोग हैं वो मुझे 5 तारीख को, 5 जनवरी नए साल में जो कि यहाँ पर लगने वाला है, ठीक है, उस दिन आप ये डेटा दोगे। क्लियर है? बोलिए यस और नो। ठीक है, फिर यहाँ पर बात कर ली जाए तो हम लोगों ने इकोनॉमिक के बारे में बात करी थी। इंडिया में जो इंडियन इकोनॉमी आउटलुक 2026 के लिए निकाला गया है यहाँ पर, जिसमें अलग अलग लेवल पर जीडीपी ग्रोथ रेट की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, जो कि पहले 7% की ग्रोथ रेट पे यहाँ पर फोकस किया जा रहा था 2026 में,
अभी उसको घटाकर 6.5% का यहाँ पर जो है एस्टिमेट रखा गया है या फिर एक तरीके से प्रोजेक्शन रखा गया है। आई होप दिस वाज क्लियर, जो कि आईएमएफ और एडीबी के द्वारा भी यहाँ पर चेंज किया है। ठीक है, इस पे मैं कल डिस्कशन कर रहा था, आपको अगर ध्यान होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि जीडीपी ग्रोथ रेट जो कि 7% थी उसको घटाकर कितना कर दिया था, 6.5 कर दिया था। उसके अलावा अगर सेक्टर वाइज अगर आप देखोगे, ठीक है, सेक्टर वाइज अगर आप देखोगे तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जीडीपी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, वो आपको देखने को मिलेगी कहाँ पे, 7.1% आपको सर्विस सेक्टर में देखने को मिलेगी। क्लियर है, बोलिए। ठीक है, उसके अलावा अगर बात करी जाए तो एग्रीकल्चर में आपको 3.5% और फिर इंडस्ट्री में 3.6%। उसके अलावा बात करें यहाँ पर अगर हम 2025 के लिए जो फोरकास्ट यहाँ पर इन्फ्लेशन का किया गया है वो 4.7% किया गया है, एंड 2026 के लिए जो इन्फ्लेशन का फोरकास्ट किया गया है वो 4.3% किया गया है। आई होप दिस बी क्लियर, ये सारी बातें क्लियर हो गई आप। ठीक है, नेक्स्ट, ये सारी बातों पे मैंने आपको बताया था कि रिवीजन बहुत सारी चीज़ों पे बात कर रहा था आपसे, कि अभी की डेट में जो अगर आप देखोगे जीडीपी ग्रोथ रेट और की फोकस एरिया जो ग्रोथ एरियाज हैं वो आपके बैंकिंग, फाइनेंस सर्विसेज, इंश्योरेंस और आपका, ठीक है, फाइनेंशियल सर्विस एंड इंश्योरेंस आपको देखने को मिलता है। टेक्नोलॉजी एंड मैन्युफैक्चर सेक्टर भी आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है, तो ये चीज़ों पर मैंने पूरा डिटेल में डिस्कशन किया था कल आपके साथ। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6 पे बात कर रहे थे, जिसमें हमने कहा था जापान और इंडिया मिलके यहाँ पर स्पेस डेब्रिश को लेजर टेक्नोलॉजी से लेजर इक्विप्ड सैटेलाइट से यहाँ पर क्या करने वाले हैं, उसको डिस्ट्रॉय करने वाले, जितने भी आपके स्पेस डेब्री है। बोलिए, समझ में आया? 2027 तक ये प्रोजेक्ट को लेकर चल रहे हैं हम लोग, और इंडिया की तरफ से कंपनी का नाम है इन स्पेस सिटी। ठीक है, इन स्पेस सिटी। और जापान की तरफ से कंपनी का जो है एक तरीके से नाम यहाँ पर बोलोगे तो ऑर्बिटल लेजर्स। क्लियर हुआ? इन स्पेस ने अगर बात करोगे तो राइज किया हुआ है अप्रॉक्सीमेटली 1.5 मिलियन यूएस डॉलर। और यहाँ पर बात करो जापानीज कंपनी ऑर्बिटल लेजर ने यहाँ पर जो रेस किया हुआ है वो 5.8 मिलियन यूएस डॉलर आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है? ठीक है, उसके अलावा और भी बहुत सारे लूनर मिसाइल जापान के साथ में हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं, जिसका नाम यहाँ पर क्या है भाई, बियॉन्ड एड्रेसिंग द स्पेस डेब्रिस के अलावा इंडिया एंड जापान कोलैबोरेट कर रहे हैं लूनर स्पेस एक्सप्लोरेशन ल्यूपेक्स के लिए, LUPEX ल्यूपेक्स के लिए। क्लियर हुआ? जो कि 2026 में लॉन्च कर दिया जाएगा। और ये जो एक्सप्लोरेशन है ये किस पे फोकस कर रहा होता है, मून के पोलर रीजन पे, जो पोलर रीजन है जहां पर अभी हम लोगों ने अपना जो है चंद्रयान थी भी, वहां पर क्या होता रहा था, लैंड करवाया था। याद है कि नहीं याद है? ठीक है, आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। उसके अलावा मैं अ, अरुण कपूर जी के बारे में बताया था, जिनको भूटान के किंग जिनका नाम था यहाँ पे जमीन खेसार नामग्याल वांगचुक, उन्होंने 117 नेशनल डे पे, ठीक है, इनको सम्मानित किया है। टॉप एजुकेशनिस्ट हैं अरुण कुमार। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर, ये मैं डिस्कशन कर चुका हूँ कल के लेक्चर में। चलिए, फिर यहाँ पर बात करें इंडियन नेवी की तरफ से 67th नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में किरण अंकुश यादव ने गोल्ड जीता है। क्लियर? जो कि कहाँ पर हो रहा है, भोपाल एमपी में। ठीक है, ये मैं कल डिस्कस कर लिया था आप लोगों से ये सारी चीजों पे। फिर क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लीजिए तो प्रणव वेंकटेश, जिन्होंने अंडर 18 रैपिड चेस FIDE का चैंपियनशिप हुआ है आपका दिसंबर 14 से 15 के बीच में, ब्लिस टाइटल भी यहाँ पर जीता है। कहाँ पर हुआ ये? स्लोवेनिया ब्रिजी में। क्लियर है, बोलिए। और अभी रिसेंटली यहाँ पर, ठीक है, हम्पी कोनेरू ने यहाँ पर वर्ल्ड चैंपियनशिप भी जीती है। क्लियर? भाई कल मैं डिस्कस कर चुका हूँ ये सारी चीजें। ठीक है, नेट डायरेक्ट टैक्स में डिटेल में मैंने डिस्कशन किया था आप लोगों से कि राइट टाइम जो नेट डायरेक्ट टैक्स है वो यहाँ पर सिग्निफिकेंटली इंक्रीज किया हुआ है। ठीक है, जो रोबस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज के कारण और आपका गवर्नमेंट की एक्टिविटीज के कारण इंप्रूव जो है यहाँ पर लिखा हुआ है। तो नेट डायरेक्ट टैक्स में अगर मैं बात करता हूँ, नेट डायरेक्ट टैक्स में 16.45% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। क्लियर? और उसके अलावा अगर बात करोगे जो कि परसेंटेज इंक्रीज की बात करो तो 19.58 लाख करोड़ रुपए जो है पहुंच चुका है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाता है। फिर कल बहुत डिटेल में मैंने यहाँ पे अलग अलग टैक्सेस के बारे में, डायरेक्ट टैक्स क्या है, इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है, ठीक है, इस पे कॉर्पोरेट टैक्स में कितना ग्रोथ आया है, पर्सनल टैक्स में कितना ग्रोथ आया है, रिफंड इश्यूज कितने हुए हैं, इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट क्या है, इसका प्रोजेक्ट कितना किया गया है नेक्स्ट आपके ईयर में, ये भी बताया गया है।
आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। उसके अलावा फिर मैंने यहाँ पर आपको बजट, आपके बजट के अंदर किस तरीके से रेवेन्यू बजट, कैपिटल बजट, टैक्स, नॉन टैक्स, किस तरह की गवर्नमेंट की कमाई या फिर गवर्नमेंट का टैक्स स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में मैंने डिस्कस किया था। फिर डायरेक्ट टैक्सेस में मैंने आपको इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स और गिफ्ट टैक्स बताया, जो कि 2017 से जारी है, मतलब पहले से भी चल रहा था, लागू किया, मतलब इसको कंटिन्यू किया गया है। उसके अलावा वेल्थ और प्रॉपर्टी टैक्स, इनहेरेंट टैक्स, इसको 2017 में कैंसिल कर दिया गया। क्लियर है? बोलो हाँ या ना। इनडायरेक्ट टैक्सेस में सेल्स, एंटरटेनमेंट, सर्विस, एक्साइज और कस्टम ड्यूटी आपको देखने को मिलती है। इसको अभी की डेट में जो है इसके पैरेलली क्या ला दिया गया है, जीएसटी ला दिया गया है। और जीएसटी की दरों की अगर मैं बात करता हूँ तो कितनी दर है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा? 5, बोलिए, 12, 18, 28। क्लियर है? ये 4 दरें हैं, पूछी जा सकती हैं आपसे, तो आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा जीरो भी होती है, मतलब जिसपे टैक्स नहीं लगता है। क्लियर हो गया? तो 2019 में अगर मैं बात करूं तो नमक पे 0% कर दिया गया था। ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट बात है। 2019 क्योंकि गांधी जी का 150th बर्थ एनिवर्सरी था, इसीलिए यहाँ। तो अभी यहाँ पर हम लोग देखेंगे बहुत सारे और भी कॉन्टेक्स्ट इससे रिलेटेड, और भी कॉन्टेक्स्ट बातें करेंगे हम लोग। नेक्स्ट अगर बात करें तो अभी की डेट में जो अभी रिसेंटली जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई है, क्वेश्चन क्या है, कहाँ पर हुई है, पहला क्वेश्चन ये। ठीक है? वेयर इट हेल्ड। और उसके अलावा बात करूँ तो जीएसटी काउंसिल में यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट निर्णय लिए गए हैं। ऑब्वियसली बात है, पॉपकॉर्न की कंट्रोवर्सी तो चल ही रही है। कंट्रोवर्सी क्या है, ऑब्वियसली बात है, इस तरीके से यहाँ पे किया गया है। ठीक है? और भी कॉम्प्लेक्स होता नजर आ रहा है अभी जीएसटी। ठीक है? बट गवर्नमेंट देखते हैं किस तरीके से इसको इवॉल्व करती है। ठीक है? आई होप, पहले हर जो मंथली जो डेटा रिलीज होता था, अभी वो डेटा भी उतना ज्यादा रिलीज नहीं करते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे ये डिटेल में मैंने आपसे डिस्कशन किया था। क्लियर है? बोलिए। ठीक है? जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, जिनको 2022 में पुष्कर सिंह धामी सर ने पहले जो पेश किया था एक बिल अपने पार्लियामेंट, अपने यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली में, उत्तराखंड के, जिसका नाम था यूनिफॉर्म सिविल कोड। क्लियर हुआ? इसके बारे में कल मैंने आपसे डिस्कशन किया था कि क्रिमिनल लॉज अलग होते हैं, सिविल लॉज अलग होते हैं, जिसमें आपका मैरिज, डाइवोर्स और आपका एडॉप्शन और इनहेरिटेंस होता है। क्लियर है? इसीलिए जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑन स्टेट पॉलिसीज, राज्यों के नीति निर्देश तत्व, ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर हम यहाँ पर पार्ट की बात करते हैं तो कितने भैया अभी जब बने थे, कब बना था भैया? आपको पता होगा कि 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया था। ठीक है? तो उस समय कितने थे? 22 भाग थे। और आज की अगर आप बात करोगे, करंट डेट में आप बात करोगे, तो अभी हमारे पास में 25 भाग हो गए, दैट मीन्स पार्ट हो गए। तो यहाँ पे 3 भाग बढ़ गए। ठीक है? मैं डिस्कस करता रहता हूँ ये सब। 395 उस समय का हमारे पास में आर्टिकल्स हुआ करते थे, अनुच्छेद जिसको बोलते हैं। ठीक है? और अभी की डेट में अगर देखोगे तो 470 प्लस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है? फिर यहाँ पर बात की जाए शेड्यूल की, तो वो पहले आपके यहाँ पर कितने थे? 8 थे, 4 बढ़ के अभी की डेट में 12 हो गए। ठीक है? और अगर अमेंडमेंट की बात करोगे तो आपके सामने कितने थे भाई? पहले 0 थे, ऑब्वियस सी बात है, कोई परिवर्तन तो आया नहीं था। क्लियर है? संशोधन हुआ नहीं था हमारे संविधान में। अभी की डेट में अगर आप बात करोगे तो करंट टाइम पे जो है 106 लेटेस्ट अमेंडमेंट को देखने को मिलता है, जो कि विमेंस रिजर्वेशन 33% इन द पार्लियामेंट है। समझ में आया? यस और नो? ठीक है? तो ये डेवलपमेंट आपको देखने को मिलता है। इसी तरीके से अगर आप बात करते हो तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इस तरीके से टोटल 25 पार्ट है। बोलिए यस और नो? ठीक है? पार्ट 1 इंडिया के बारे में बात करता है, इंडिया टेरिटरी के बारे में। पार्ट 2 यहाँ पर सिटीजनशिप के बारे में बात करता है, सिटीजनशिप के बारे में बात करता है। पार्ट 3 यहाँ पर फंडामेंटल राइट के बारे में बात करता है। पार्ट 4 यहाँ पर डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसीज। ठीक है? और पार्ट 4A यहाँ पर बात करता है फंडामेंटल ड्यूटी। और पार्ट 5 बात करता है यूनियन की। समझ में आया? और इसी यूनियन में आप प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, ठीक है, कैबिनेट, समझ में आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट, अटॉर्नी जनरल, ये सब चीजें इसी में यूनियन में पढ़ते हो, पार्ट 5। क्लियर हुआ यहाँ तक? कहाँ से चीज आ रही है उसके बैकग्राउंड में भी लेके जा रहा हूँ। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं बैंकिंग पढ़ाता हूँ, एसएससी में भी बहुत इंपॉर्टेंटली मैं चीजें कवर अप करता हूँ, खास करके आपका पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, ऑल सब्जेक्ट। ठीक है? तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो डीपीएसपी के 44th आर्टिकल में यहाँ पर जो है, डीपीएसपी में यहाँ पर डीपीएसपी क्या है एक्चुअली, ये एक तरीके से क्या होता है, डू एंड डोंट्स होते हैं फॉर दी गवर्नमेंट।
चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो। क्या आपको किस तरीके से कानून बनाने हैं, किस लेवल पे कानून बनाने बनाने हैं, जो कि पॉलिटिकल लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे और आपका सोशल लेवल पे किस तरीके से इंडियन सिटीजन्स को क्या करे और भी एम्पावर करे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है ना? इंडिया की सोवरेनिटी सिक्योरिटी को और स्ट्रॉन्ग करे। क्लियर हो रहा है? इंडिया को ग्रोथ करने में हेल्प करे। इस तरह से आपको कानून बनाने हैं। ये बातें डीपीएस में लिखा गया है और उसी में जो 44th आर्टिकल है उसमें बात करी गई है आपकी यूनिफॉर्म सिविल कोड की। क्लियर है? और यहाँ पर ये रखा गया है कि जो स्टेट इसको लाना चाहता है वो अपने डिस्क्रिशनरी पावर से इसको ला सकता है। और यहाँ पर अगर बात करोगे तो गोवा ऐसा राज्य है जहाँ पर पहले आ चुका है। समझ में आया? गोवा ऐसा राज्य है जहां पर पहले आ चुका है। ठीक है? और गोवा ऐसा राज्य है जहां पर एक भी आरआरबी नहीं है। ये भी बात ध्यान रखें तो। ठीक है? रीजन रूरल बैंक नहीं है, बैंकिंग वालों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट। ठीक है? बोलिए। ठीक है? अब यहाँ पर उत्तराखंड जो है वो लेके आ रहा है क्या? यूनिफॉर्म सिविल कोड जनवरी 2025 के लेवल पे। ठीक है? और आपको पता होगा आयुष पॉलिसी भी अभी कौन लेके आया है? आयुष पॉलिसी भी यही लेके आया है। योगा पॉलिसी भी लेके आने वाला है कौन? उत्तराखंड। क्लियर हो गया यहाँ तक? 50 नहीं होगा, सेंटर बनाए जाएंगे। ठीक है? इस पे मैं लास्ट टू लास्ट टाइम डिस्कशन कर चुका हूँ। तो यहाँ पे अगर बात करोगे 7 फरवरी पे असेंबली में पास करा दिया गया था। इसके लिए कमेटी बनाई थी, उस कमेटी को चेयर किया था जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई ने। समझ में आया क्वेश्चन को कहाँ से मैं समझा रहा हूँ अभी आपको? तो सारे एस्पेक्ट, पॉलिटिकल एस्पेक्ट, ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट और यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो यहाँ पर पूछे जा सकते हैं आपसे, वो सारे के सारे यहाँ पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ। क्लियर है? तो एक्चुअली यूनिफॉर्म पर्सनल लॉज की यहाँ पर एक तरीके से स्टैब्लिश करता है। ऑब्जेक्टिव क्या है यूसीसी का? तो जितने भी आपके मैरिज लॉज है, डाइवोर्स लॉ है, इनहेरिटेंस लॉज है, उनको यहाँ पर एक साथ लाने की बात करता है। उसके अलावा इंक्लूड करता है ट्राइबल लॉज को भी। समझ में आया? तो ये सब हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं कल के लेक्चर में। अभी तो बस रिवीजन सेशन चल रहा है आपका। अभी मैं फिर से जब 20 तारीख को पढ़ाऊंगा तो उसमें और भी सारी बातें करूंगा। एशियन बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक 1966 में इसको बनाया गया था। मेरा क्वेश्चन है इसके मेंबर कितने? कल मैं डिस्कस किया था आपसे, अगर ध्यान होगा। उसके करंट चेयरपर्सन कौन है ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है। क्लियर है? 42nd 42nd मिलियन यूएस डॉलर, 42 या 40 यहाँ पर 2 मिलियन यूएस डॉलर का यहाँ पर जो है ए एशियन एडीबी ने यहाँ पर साइन किया है। किसके लिए? कोस्टल प्रोटेक्शन के लिए, रिवर बैंक प्रोटेक्शन के लिए इन महाराष्ट्र। समझ में आया? क्योंकि हम सभी को पता है कि जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो एक आईपीसीसी, ठीक है, आईपीसीसी कमेटी है, ठीक है, क्लाइमेट चेंज को रिलेटेड इंटरनेशनली यूनाइटेड नेशंस के अंदर। तो ये अपनी रिपोर्ट निकालती है। इसने कहा है कि जिस तरीके से जिस तेजी से हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं पॉल्यूशन, ठीक है, बाय द एंथ्रोपोलॉजिकल एक्टिविटीज, ठीक है, या पॉल्यूशन की वजह से, बहुत सारी चीजों की वजह से, फॉसिल फ्यूल यूज करने की वजह से, और तो इसकी वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो रही है कि आने वाले समय में जितने कोस्टल रीजन पे पाए जाने वाले शहर है, लाइक मुंबई, ठीक है, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, ठीक है, श्रीलंका, इंडोनेशिया, ये सारे जो हैं, ये सी वाटर लेवल बढ़ने की वजह से, एक्चुअली क्या है कि इतनी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि ग्लोबल टेम्परेचर जो है वो राइज कर रहा है, क्योंकि कार्बन फुटप्रिंट इतना ज्यादा रिलीज हो रहा है। समझ में आया ही नहीं आया? एक्सेसिव कार्बन रिलीज हो रहा है। समझ में आया ही नहीं आया? उसका रिजल्ट ये होता है कि आपका आइसबर्ग्स होती हैं, जो गर्मी बढ़ेगी भाई, आइसबर्ग्स पिघलेंगे, आइसबर्ग्स पिघलेंगे तो उससे क्या होगा? सी वाटर लेवल इंक्रीज होगा। सी वाटर लेवल जो है वो इंक्रीज होगा। अब जैसे जैसे सी वाटर लेवल इंक्रीज होगा वैसे कोस्टल रीजन्स पे यहाँ पर जो है एक तरीके से प्रॉब्लम्स आपको जो है क्लाइमेट चेंज एक्टिविटीज की वजह से आपको देखने को मिलेगी। तो उसके लिए ऐसे स्ट्रक्चर बनाने की बात चल रही है जिसमें हेल्प कर रहा है फाइनेंशियली एशियन डेवलपमेंट बैंक। अभी समझ में आया? अभी कॉन्सेप्ट समझ में आया? आप किस तरीके से क्वेश्चंस को कनेक्ट करते हो ये मैटर करता है आपको, जिसके लिए 42 से यहाँ पर मिलियन यूएस डॉलर दिया जा रहा है बाय द एडीबी टू दी महाराष्ट्र गवर्नमेंट। मनीला फिलीपींस में है हेडक्वार्टर, और उसके अलावा 1966 को बनाया गया था। ठीक है? तो ये सारी डिटेल में हम लोग कल डिस्कशन कर चुके हैं। अभी रिवीजन को करवा रहा हूँ जल्दी जल्दी थोड़ा सा। और 69 टोटल मेंबर्स हैं। फोकस एरिया में अगर बात करोगे तो प्रमोट करना इंक्लूसिव ग्रोथ को, उसके अलावा क्लाइमेट चेंज, वाटर स्कैर्सिटी और इनइक्वालिटी एंड इस पे फोकस किया जाए। क्लियर है? वेरी गुड। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स से रिलेटेड मैंने आपको बताया था 6 माइनॉरिटीज, कल मैंने आपको बताई थी 38 मीटिंग जहाँ पर अभी जो है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज के तहत धर्म सद्भाव के अंदर, समभाव के अंदर यहाँ पर किया जा चुका है। सर्वधर्म
संवाद के अंदर। क्लियर है? लास्ट टू लास्ट टाइम जो क्लासेस चली हैं, पुरानी क्लासेस में आपको मैंने यहाँ पर डिस्कशन किया है क्लासिकल लैंग्वेजेस। ठीक है? क्लासिकल लैंग्वेजेस। तो यहाँ पर मुझे आपको बतानी है पहले कितनी थी, और 2014 में रिसेंटली यहाँ पर जो है मराठी, बंगाली, पाली, प्राकृत और एक और कौन सी यहाँ पर लाई गई है। यहाँ पर अगर देखोगे तो आपका तमिल, ठीक है, उड़िया, मैथिली, ठीक है, ये सारे आपको जो है, सॉरी मैथिली तो नहीं है यहाँ पे, ठीक है, तमिल, उड़िया, संस्कृत, ये आपको क्लासिकल लैंग्वेज में आती है। क्लियर है? बोलिए यस और नो। और कौन कौन सी है आप मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके बताओगे। चलिए अगली बात कर ले रहे हैं। भारत मोबिलिटी एक्सपो होने वाला है आपका, ग्लोबल एक्सपो, जो कि 17 जनवरी से लेकर 22 जनवरी के मध्य होने वाला है। कहाँ पर होने वाला है सर? दिल्ली के भारत मंडपम में, जो रिसेंटली लास्ट ईयर डेवलप किया गया था, यशोभूमि द्वारका में, और आपका एक्सपो सेंटर ग्रेटर नोएडा में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक्चुअली फोकस किया जा रहा है जितने भी भारत के अंदर नेक्स्ट जनरेशन ईवीज हैं, ठीक है, और यहाँ पर 5 लाख से ज्यादा विजिटर और 1500 से ज्यादा यहाँ पर एग्जीबिटर्स आएंगे, अलग अलग दुनिया से जितने भी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, कार डीलिंग, स्पेयर पार्ट डीलिंग कंपनीज है, वो सब यहाँ पर आएंगी। क्लियर है? जैसे कार्निवल मेला लगता है ना, वैसा, जहाँ पे सभी स्टेक होल्डर आपस में मिलके आगे क्या ईवीज पे काम करना है और टेक्नोलॉजी पे काम करना है, इलेक्ट्रो व्हीकल, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, अल्टरनेटिव फ्यूल टेक्नोलॉजी, इस पे यहाँ पर जो है डिस्कशन किया जाएगा। खास करके मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स एंड जो बड़ी बड़ी कंपनीज है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। जर्मनी 13 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं, लाइक जर्मनी, जापान एंड यूएसए। क्लियर है? ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है इसको? ऑर्गेनाइज करवा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। 17 से 22 तारीख तक आपको नेक्स्ट मंथ में देखने को मिलेगा, नए साल में। क्लियर? बोलिए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कौन है? पीयूष गोयल सर है। ठीक है। ओम प्रकाश चौटाला, रिसेंटली इनकी डेथ हुई है। ये 5 बार के सीएम रह चुके हैं। ठीक है, 5 बार के सीएम रह चुके हैं। कहाँ के? हरियाणा राज्य के, जहां पर एक राजकीय शोक भी यहाँ पर जो है डिक्लेयर किया गया था 3 दिन का। क्लियर? 3 days ऑफ मॉर्निंग। क्लियर है? बोलिए। नायब सिंह सैनी, रिसेंटली यहाँ पर हरियाणा इलेक्शन हुए हैं, तो अभी यहाँ पर क्या बने हैं? चीफ मिनिस्टर बने हैं। चलिए अब क्वेश्चन आज 20th का स्टार्ट किया जाए। बोलिए यस और नो। तो जल्दी से एक काम करो, पढ़ा होगा अगर आपने, तो इसमें आप जो है आंसर कर सकते हो। इंडिया ने यहाँ पर अगर बात करी जाए, इंडिया रिसेंटली गेन द पोजीशन 39th पोजीशन इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ऑफ ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स। क्लियर हुआ? अभी मैं बहुत सारे इंडेक्स पे बात करूंगा, जितने भी इंडेक्स अभी जो जो इंपॉर्टेंट आए उन पे मैं डिस्कशन करूंगा। क्लियर है? बोलो हाँ या ना। जितने भी इंडेक्सेस आए हैं तो ईमानदारी से इसको आप जो है फोकस करके पढ़िए। इंडिया ने अपना पायदान, अपनी पोजीशन में स्ट्रांगनेस हासिल करी है किस चीज में? इम्प्रूव किया है प्रीवियस, अगर बात करोगे पहले 2021 में हमारी रैंक जो थी वो 54th हुआ करती थी। ठीक है, अभी 2024 में जो हमारी रैंक है वो 39th रैंक है। एक्चुअली ये रिलीज किसके लिए किया जाता है? इंडिया की रिकवरी जो ग्लोबल टूरिज्म को लेकर है, आफ्टर आफ्टर पोस्ट पेंडेमिक, पेंडेमिक के बाद में हम यहाँ पर अपने मेडिकल टूरिज्म को और कल्चरल टूरिज्म को यहाँ पर काफी हद तक प्रमोट किया। आपको पता होगा आयुष के अंदर हम लोग यहाँ पर ट्रेडिशनल मेडिसिन की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर हम ट्रेडिशनल टूरिज्म की भी बात कर रहे हैं, मेडिकल टूरिज्म की भी बात कर रहे हैं। क्लियर है? बोलो हाँ है ना। कल्चर के लेवल पर आपको पता होगा बहुत सारी स्कीम्स चलाई जाती हैं, ठीक है, भारत के अंदर ही है। देखो अपना देश, भारत दर्शन, बोलिए समझ में आया नहीं आया? आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। ये कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एक प्रसाद स्कीम चलाई जाती है। कौन सी स्कीम चलाई जाती है? प्रसाद स्कीम चलाई जाती है, जिसकी अगर मैं यहाँ पर बात करूं, पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव 2014 में और 15 में इसको शुरू किया गया था। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट आपका 3 जो है टूरिज्म से रिलेटेड स्कीम मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंटली आपको यहाँ पर बता दी है।
मेरा क्वेश्चन है इनके बारे में, जो भी स्कीम में डिस्कशन करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको जो है किस तरीके से पढ़ो। 4 लेवल पे इसको पढ़ना होता है। पहला, किस डेट, किस ईयर में इसको, अगर देखो 2021 से पहले की जितनी भी स्कीम्स हैं, उनमें आपको डेट नहीं पढ़ना है, उनको में आपको याद करना है उनके ईयर को। समझ में आया? दूसरी चीज़, उनसे रिलेटेड मिनिस्ट्री कौन-सी थी? उनसे रिलेटेड मिनिस्ट्री कौन-सी थी? तीसरी चीज़, किस एम के लिए लाया गया था? ठीक है? चौथी चीज़, उसमें कितना एलोकेशन किया गया था पैसे का, कितने रुपए उसमें लगाए गए थे? और करंट डेट में उसकी रेलेवेंस क्या है? करंट में उसमें क्या डेवलपमेंट किया जा रहा है? समझ में आया? मैंने क्या बोला? किसी भी स्कीम के अंदर आपको 5 चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है। पहला तो उसका ईयर, दूसरा उसका मिनिस्ट्री, तीसरा उसका जो एम, जिस एम के लिए लाया गया हो, चौथा उसका एलोकेशन और करंटली उसका यहाँ पर आपको देखना पड़ता है। क्लियर है? 39th यहाँ पर हम लोगों ने गेन किया है। उसके अलावा अगर बात करोगे टॉप टूरिज्म में, ऑब्वियस सी बात है टॉप पे अभी यूएसए ही है, फिर स्पेन है यहाँ पे, जापान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी। तो टॉप में यहाँ पर आपको टॉप 6 यहाँ पर बात करोगे तो यूएसए, स्पेन, जापान, फ्रांस, इटली, जर्मनी, यूके, चाइना, इटली एंड आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। क्लियर है? स्विट्जरलैंड 2, इंडिया 39 डेस्टिनेशन यहाँ पर प्लेस पे है। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। जूम करके आप यहाँ पर देख सकते हैं 39th प्लेस पे इंडिया आया है। पहले कितने पे था? 54th प्लेस। चलिए अगली बात कर लेते हैं यहाँ पे। Clear? तो यहाँ पे थोड़ा ज़ूम करके थोड़ा डिटेल में चलते हैं। आपको पता है जैसे मैं चीज़ों पे डिटेल में बात करना पसंद करता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट TTDI 2024 की रैंकिंग है, 39th पोजीशन है। पहले इसके पहले हमारा 54th पोजीशन। क्लियर है? उसके अलावा अगर बात करें यूनाइटेड स्टेट, स्पेन, जापान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, ऑब्वियसली बात इन्होंने टॉप किया है। की स्ट्रेंथ क्या है इंडिया में? प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस में हम 18th प्लेस पे हैं, प्राइस के कॉम्पिटिटिवनेस में। एयर ट्रांसपोर्ट में यहाँ पर हम लोग 26वां स्थान लिया है। ग्राउंड एंड पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में 25वां स्थान लिया। क्लियर है? नेचुरल सोर्स में 6th, कल्चरल रिसोर्सेज में 9th एंड नॉन लीजर रिसोर्स में 9th प्लेस पे हम लोग यहाँ पे। गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स बहुत सारे चलाए गए, जैसे मैंने अभी कहा, देखो अपना देश, स्वदेश दर्शन, भारत दर्शन और आपका, ठीक है, प्रसाद। तो टूरिज्म सर्किट बनाए गए हैं, देखो अपना देश के अंदर, भारत दर्शन के अंदर। क्लियर है? बोलिए यस और नो। तो आंसर करेगा हाउ मेनी टूरिस्ट सर्किट्स यहाँ पर बनाए गए, कितने सर्किट्स बनाए गए। ठीक है? इंडिया में करंटली कितना, 43 वर्ल्ड हेरिटेज साइट आपको देखने को मिलता है, क्योंकि टूरिस्ट यहाँ पे टूरिस्ट अपीलेट में आपको देखने को मिलता है। लेटेस्ट ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट कहाँ पर घोषित की गई है? क्लियर है? ठीक है, शांति निकेतन आपको पता होगा ना। क्लियर है? तो भी डिक्लेयर की गई है 42nd, अगर आप बात करोगे 43rd कौन सी है मुझे अभी। क्लियर है? तो ये सारी चीजों पे हम लोगों ने डिस्कशन किया। ये देखिए सारी जानकारी वही है पूरी जो मैंने वहां पर आपको बताया है। तो देखो, चाहे आप इस तरीके से पढ़ लो लैंग्वेज वाइज, चाहे आप इस तरीके से डेटा में इसको यहाँ पर आप समझते हुए पढ़ सकते हो। दोनों तरीके से आपको यहाँ पर डेटा प्रोवाइड किया जाएगा। और ये वाला जो लास्ट वाला डेटा है ना, आपको ये बहुत हेल्प करता है किसमें, लास्ट टाइम रिवीजन में ये बहुत हेल्प करेगा। ठीक है? समझ में आया? क्योंकि लास्ट में आपके पास में सिर्फ क्या होना चाहिए, आप जो दूसरी तीसरी बार रिवीजन कर रहे होते हो, तो की रिवीजन के लिए बहुत हेल्प करता है। बस आप इसको निकालिए, लिखिए कॉपी पे, नहीं लिखना है आपको तो आपको पीडीएफ मिलेगी, उस पीडीएफ में ही आप बार बार रिवाइज सकते हैं। अभी के लिए आप क्या कर सकते हैं, बार बार क्या कर सकते हैं, वीडियो को देखें। पहली चीज, सबसे पहले क्या है, पढ़ने का एक तरीका है, फर्स्ट टाइम में कभी भी नोट मत बनाओ। समझ में आया? जब आपको पीडीएफ मिल जाए तो उस पीडीएफ को एक बार रीड, समझ में आया बोलो हाँ या ना। ठीक है? और उससे की पॉइंट सोचो अपने दिमाग में। थर्ड लेवल पे जब आप रिवीजन करोगे तो बस आप रिवीजन पे, आप की पॉइंट पे फोकस करो। क्लियर है? किसी भी करंट अफेयर का, किसी भी चीज को आपको पढ़ने का तरीका है कि उसको 3 बार मिनिमम आप पढ़ो। एक बार में चीजें याद नहीं होगी, अब आप लिख के ले लीजिए। तो मैं आपको एक तो डेली पीडीएफ दूंगा, ठीक है, दूसरा वीकली पीडीएफ दूंगा। तो फोकस ये करना, वीकली पीडीएफ पे ज्यादा फोकस करना, क्योंकि वीकली में एकदम से डेटा आता है, सारा डेटा आता है, और वीक वाइज रिवीजन करना आसान हो जाता है। समझ में आया? इसका आप लोग एक जो है आप निकलवा लेना, क्या, प्रिंट।
इसको आप रिवीजन कर सकते हो, बार-बार उसमें आप जो है आराम से उसमें लिख भी सकते हो, जो भी एक्स्ट्रा डेटा आपको सेव करना है उसके अंदर आप लिख सकते हो। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? और इसी में ही आप जो है की पॉइंट बना के सेव कर सकते हो। समझ में आया करंट अफेयर पढ़ने का तरीका? जल्दी से बताइए। नोट्स बनाने का तरीका। नोट्स पे बहुत ज़्यादा यहाँ पर आप जो है फ़ोकस मत करिए कि भाई मुझे बहुत नोट्स बनाने हैं। आप डेली लेक्चर्स में आइए, डेली चीज़ों को सुनिए, मल्टीपल बार रिवाइज़ करना और बार-बार जब आप कमेंट करोगे, ठीक है? बार-बार जब अपना कमेंट करोगे लाइव क्लास में भी और इवन जब रिवीजन कर रहे होगे, तो आप यूट्यूब पे जब रिवीजन कर रहे होगे या आपको एप्लीकेशन पे जो वीडियो मिलेगी, ठीक है? उसपे आप बार-बार जब रिप्लाई करोगे तो आपको वहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, आप कमेंट करोगे, आपका रिवीजन होना शुरू हो जाएगा। क्लियर हुआ? यस, चलिए एक काम करते हैं, अदर हम जो है इंडस्ट्रीज को देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पर अगर बात करी जाए तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में जो कि पब्लिश किया जाता है किसके द्वारा? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन विपो के द्वारा, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन विपो के द्वारा। टॉप किसने किया? स्विट्जरलैंड, स्वीडन और यूएसए ने। इंडिया का स्थान कितना रहा है 2024 में? 40th प्लेस रहा है। आई होप दिस विल बी क्लियर। अगली बात कर ली जाए क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, ठीक है? जर्मन वॉच ने इसको रिलीज किया है। फिर यहाँ पर बात करी जाए तो डेनमार्क थर्ड पोजीशन पे यहाँ पर देखने को मिला है और थर्ड पोजीशन अनऑक्यूपाइड रही है टॉप 3 पोजीशंस और 7th पोजीशन पे इंडिया क्लाइमेट चेंज में। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की बात कर लो तो इंडिया किस पे रहा है? 85th प्लेस पे रहा है। फर्स्ट पे फ्रांस, जापान, सिंगापुर ये सब आपको देखने को क्लियर है? बोलो हाँ या ना? ठीक है? अब यहाँ पर पब्लिश किसके द्वारा किया जाता है, ये आप इत्मीनान से देख सकते हैं। मैं इंडेक्सेस बोलूँगा, इंडिया कितने प्लेस पे रहा है, ये बोलूँगा। क्लियर हुआ? पासपोर्ट की बात कर ली वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की बात कर ली जाए यहाँ पे इंडिया 126 प्लेस पे रहा है। पासपोर्ट इंडेक्स की बात कर ली जाए इंडिया 142nd प्लेस पे रहा है। इलेक्टोरल डेमोक्रेसी की बात कर ले, इंडेक्स 2023 इंडिया 108 प्लेस पे रहा है। लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स 104th प्लेस पे रहा है इंडिया। उसके अलावा बात कर ली जाए ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2024 में 14th प्लेस पे, ठीक है? इसको रिलीज करता है इंस्टीट्यूशन फॉर द इकोनॉमिक एंड पीस। नेक्स्ट बात करी जाए ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 जो कि ग्लोबल फायर पावर जिसमें यूएसए, रशिया, चाइना टॉप पे है, 4th पोजीशन पे इंडिया आपको देखने को मिलेगा। एंड कंट्रोवर्शियल की बात कर ली जाए या अदर चीजों की बात कर ली जाए, ठीक है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 की बात कर ली जाए तो 111वें स्थान पर रहा। समझ में आया? बोलिए यस और नो। सारे डेटा आपके सामने हैं, सारी चीजें आपके सामने हैं। बस आपको डेटा मिलेगा, आपको मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है और जब भी इस डेटा को बार-बार पूछा जाएगा आपसे इन वीडियो, आपको कमेंट में का रिप्लाई, ठीक है? यही एक तरीका है आपका, जितना आप एंगेज रहोगे चीज़ों के साथ में, उतना आपको यहाँ पर रिवीजन में हेल्प मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 134th पोजीशन पे इंडिया रहा, जो कि यूएनडीपी के द्वारा निकाला जाता है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा, जिसका हेडक्वार्टर आपका न्यूयॉर्क में है। क्लियर है? जेंडर इक्वालिटी रिपोर्ट पे यहाँ पर बात करी जाए, ठीक है? अभी यहाँ पर 22 आ गया है, इसको अपन जो है ठीक कर लेंगे। क्लियर? सिपरी रिपोर्ट की बात करें टॉप में इंडिया ही है भैया। सिपरी फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे? स्टॉकहोम्स इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूशन। क्या है भाई? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूशन। क्लियर हुआ? बोलिए, समझ आ रहा है आपको? ठीक है, इस तरीके से आपको पूरा डेटा मिल जाएगा। आप इत्मीनान से इसका मल्टीपल टाइम रिवाइज करिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है? इंडिया मेंस हॉकी टीम ने यहाँ पर 5th पोजीशन ली है लेटेस्ट FIH वर्ल्ड रैंकिंग में, ठीक है? टॉप पे यहाँ पर कौन रहा है सर? नेदरलैंड यहाँ पर टॉप पे रहा है। कौन रहा है यहाँ पे? नेदरलैंड टॉप पे रहा है। अगली बात क्या कर रहा है? स्पेशली फॉलोइंग द परफॉर्मेंस ऑफ 2024 पेरिस में इंडिया ने यहाँ पर क्या जीता था? ब्रॉन्ज मेडल जीता था। पेरिस ओलंपिक में इस बार जो हुए थे, यहाँ पर इंडिया ने क्या जीता भाई? आपका ब्रॉन्ज मेडल जीता था। क्लियर है? तो गोल्ड कौन जीता, ठीक है? और सिल्वर कौन जीता? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करोगे। क्लियर है? बोलिए। इसके पहले भी इंडिया यहाँ पर इस पोजीशन पे आ चुका है 1972 में। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। चलिए नेक्स्ट अगर बात कर ली जाए यहाँ पे,
तो कौन टॉप में रहा अगर देखोगे यहाँ पर पोजीशन की बात करोगे, तो होल्डिंग पोजीशन पे आपको आपको इंग्लैंड देखने को मिलेगा, ठीक है, बेल्जियम, और उसी के साथ में यहाँ पर नीदरलैंड। नीदरलैंड ने टॉप में आपको देखने को मिलेगा। क्लियर? टॉप पोजीशन मैंने यहाँ पे फिफ्थ है एमंग हॉकी टीम में इंडिया, बैक टू बैक 1972 के बाद में यहाँ पे फिफ्थ पोजीशन हम लोगों ने नहीं है। फर्स्ट पे नेदरलैंड, सेकंड पे इंग्लैंड, फिर आपका बेल्जियम, देन जर्मनी, यहाँ पे आपको जर्मनी, स्पेन देखने को मिलेगा। क्लियर है? और इंडिया, ये आपको पोजीशन आपको देखने को मिलेगी। दिस इज नेदरलैंड, जर्मनी, इंग्लैंड, बेल्जियम, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, अभी 3 दिसंबर को हम लोगों ने यहाँ पर जो है डेथ अल्टीमेटली कॉमेमोरेट किया है यहाँ पर किनको, इंडिया के विजार्ड प्लेयर जो थे हॉकी में, मेजर ध्यानचंद जी, जिनका जन्म की बात कर लो 1905 में जिनका जन्म हुआ था, और ये भी अभी 3 तारीख की न्यूज़ है, तो इसीलिए मैंने दिसंबर की न्यूज़ है, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिया है। क्लियर है? ठीक है, 3 दिसंबर को 10 एनिवर्सरी ध्यानचंद जी की थी। और अगर बात करो, बर्थ इलाहाबाद में हुआ था इनका, ठीक है, इंडियन आर्मी को ज्वाइन किया था 1922 में, 1928 में गोल्ड मेडल जीता था एम्स्टर्डम में, सेकंड ओलंपिक मेडल यहाँ पर जीता था 1932 में, और थर्ड गोल्ड मेडल यहाँ पर कैप्टनसी इन बर्लिन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 1936 में। तो देखो, को रिलेट करते हुए मैंने यहाँ पर पढ़ाने का प्रयास किया, क्योंकि 3 तारीख को यहाँ पर इनका जो है डेथ एनिवर्सरी यहाँ पर कॉमेमोरेट किया गया। क्लियर है? बोलो हाँ या ना। ठीक है, ये सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बनासकाठा गुजरात के गांव है, इसका नाम है मसाली गांव, जो कि बॉर्डर से जस्ट 40 किलोमीटर दूर दूर है, पाकिस्तान बॉर्डर से, और जिसको डिक्लेयर किया जा चुका है इंडिया का पहला सोलर विलेज। समझ में आया? Masali, a village in Gujarat, Banaskantha district, has achieved a remarkable milestone of the India's first solar village located near the border of Pakistan. I hope this must be clear. तालुका की अगर बात कर ली जाए, तो सेगाम आपका तालुका हो जाएगी, 40 किलोमीटर बॉर्डर से दूर है यहाँ पे ये। इसको अगर बात की जाए कितना इन्वेस्टमेंट किया गया है इसके लिए, सी नंबर 1.16 करोड़, 1.16 करोड़ यहाँ पर इस प्रोजेक्ट के लिए किया गया है, जहाँ पे गांव के अंदर हर एक घर में यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री सौर घर ऊर्जा के स्कीम के अंडर यहाँ पर जो है सोलर पैनल्स लगाए गए हैं। समझ में आया? बोलिए यस और नो। गांव का नाम मसाली, किस गांव में है, कितनी दूरी पे है, ये आपको पता होना चाहिए, कितना रुपए लगा है पता होना चाहिए, कितने किलोवाट की कैपेसिटी जनरेट हो रही है, और रूफ टॉप इंस्टॉलेशन अगर बात करोगे 199 यहाँ पर, और फंडिंग किधर से हुई है, पीएम सूर्य घर सब्सिडी 59.81 लाख यहाँ पर है। उसके अलावा पब्लिक कंट्रीब्यूशन जो है 20.52 लैक्स है, सीएसआर, ठीक है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, कंपनीज की तरफ से, वो है 35.67 लाख। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। ये सारी बातें हम लोग डिटेल में कर चुके हैं, यहाँ पर ये सारी आपके सामने डिटेल दिख रही होंगी आपको, पूरा ओवरव्यू किया जा चुका है सारी सारी स्कीम को, ठीक है। तो इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर कौन है यहाँ पर, उत्तर गुजरात विज आपको कंपनी लिमिटेड देखने को मिलेगी। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। गवर्नमेंट ने यहाँ पर जो एम रखा है 2027 तक, 2027 के मार्च तक 1 करोड़ घरों पे आपको जो है सोलर इंस्टॉलेशन आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है? मतलब एम किया है, कॉन्टेक्ट किया है। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। बोलिए। ये आपको जूम करके आप देख सकते हैं यहाँ पे, दिस इज द प्लेस, इंडिया का पहला बनासकांठा का यहाँ पे मसाली गाँव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सलमान खान और मेरे हिसाब से टाइगर श्रॉफ, ठीक है, दोनों ही खो खो वर्ल्ड कप 2025 जो कि भारत में होने वाला है, उसके लिए ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किए गए हैं। क्लियर है? सलमान खान और आपके टाइगर श्रॉफ। यहाँ पर अगर बात करें तो 13 जनवरी से लेकर 19 जनवरी के बीच में 2025 में यहाँ पर क्या होने वाला है, वर्ल्ड खो खो कप होने वाला है 2025 में। क्लियर है? जहां पर अगर बात करोगे तो 24 टीमें भारत में यहाँ पर
आने वाली हैं, यूएसए और भी अलग-अलग कंट्रीज से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप भाई सल्लू भाई को देख सकते हैं और यहाँ पर आप जो है टाइगर श्रॉफ को देख सकते हैं। थोड़ा ज़ूम करते हैं थोड़ा-सा यहाँ पर हम लोग, ठीक है? 13 से 19 के बीच में होने वाला है। उसके अलावा यहाँ पर बात करोगे इंदिरा गांधी स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम, नोएडा इंडोर स्टेडियम में होने वाला है। 25 कंट्रीज से पार्टिसिपेंट्स आने वाले हैं। इंडिया-पाकिस्तान का जो मैच है वो 13 जनवरी को आप एंटिसिपेट कर सकते हैं यहाँ पे होने वाला है। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। टोटल अप्रॉक्सिमेटली 615 प्लेयर्स यहाँ पर जो हैं एक तरीके से पार्टिसिपेट क्लियर है। ये आपके सामने पूरी डिटेल के साथ में आपको क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। देखिए, ये पूरी जानकारी है वहाँ पे। हाँ, इन्वॉल्वमेंट इतने है, सपोर्ट स्टाफ इतना आ रहा है। सलमान खान के रोल के बारे में यहाँ पर बताया गया, हिस्टोरिकल भैया कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर दे दिया। तो आप जिस तरीके से पढ़ना चाहें, शॉर्ट में पढ़ना चाहें, शॉर्ट में आपके सामने डेटा है, लॉन्ग में पढ़ना चाहें, लॉन्ग में डेटा, दोनों डेटा आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। क्लियर? बाकी आप वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, कमेंट करो, जितना कमेंट करोगे उतना बेटर है। एल्गोरिथम के मामले में बहुत फिर हमारी जो ये जो वीडियोस है, हमारा जो प्रयास है वो आगे बढ़ेगा। ठीक है? चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर बात करी जाए तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें कवर करने वाला हूँ। पहले तो देखो, भारत में अगर आप बात करते हो तो बॉर्डर सिक्योरिटी बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है? बॉर्डर सिक्योरिटी के लेवल पे अगर मैं बात करता हूँ, पहले समझ लेते हैं सशस्त्र सीमा के बारे में। पहले तो कौन-कौन से प्लेसेस हमारे यहाँ पर देखने को मिलते हैं, कौन-कौन से सिक्योरिटी फोर्सेस कहाँ-कहाँ पर डिप्लॉयड है, और कहाँ-कहाँ पर ये अपना जो है सिक्योरिटी मैनेजमेंट का काम होता है। ठीक है? पहले अगर मैं यहाँ पर बात कर लूँ, यहाँ पर दिखा देना चाहता हूँ आपको, ये मैप आपको दिख रहा होगा। ठीक है? तो ये जो इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर आपको देखने को मिलता है, दिस वन। ठीक है? इंडिया एंड पाकिस्तान, दिस इज सिक्योर्ड बाय बीएसएफ। ठीक है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स दिख रहा है सभी को? ठीक है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। अगली बात अगर यहाँ पर करें, इंडिया एंड बांग्लादेश का बॉर्डर भी जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, दिस इज ऑल्सो सिक्योर्ड बाय द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों के यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। पहली चीज, आई होप जल्दी से रिप्लाई करिएगा, यहाँ तक समझ में आया, फिर आगे बात करता हूँ। हम्म, अपने अपने एरिया के अलग अलग यहाँ पर आपको देखो प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलती हैं। फिर यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ, दिस रीजन, ये जो है अक्साई चीन का, ठीक है, चाइना के साथ में जो हमारा बॉर्डर है, ये जो बॉर्डर है चाइना, इंडो चाइना बॉर्डर की अगर बात करते हैं तो उसको हम बोलते हैं इंडो तिब्बतन, यहाँ पर बॉर्डर पुलिस, ये इसको सिक्योर करती है। ठीक है? दो फोर्स हो गए। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको ये नेपाल देखने को मिलेगा, दिस वन। मैं अलग कलर से आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे अच्छे से शोन हो जाए। दिस इज नेपाल। यहाँ पे बॉर्डर देखोगे तो नेपाल का बॉर्डर आपको कहाँ कहाँ पे देखने को मिलेगा? उत्तराखंड, ठीक है, उत्तर प्रदेश, बिहार, और इधर आपका वेस्ट बंगाल से होता हुआ, और साथ में यहाँ पर सिक्किम देखोगे आप। ठीक है? बोलिए समझ में आया? इंडो नेपाल और भूटान का जो बॉर्डर है, दिस इज सिक्योर्ड बाय दी सशस्त्र सुरक्षा बल। भूटान नेपाल का बॉर्डर और इंडिया का बॉर्डर यहाँ पर ये इसके द्वारा सिक्योर किया जाता है। क्लियर है? अब यहाँ पर फिर से ये भूटान हो गया, ये दिस रीजन। ठीक है? यहाँ पर फिर से जो है आपको देखने को मिलता है कौन? यहाँ पर फिर से आपको चाइना रीजन देखने को मिलता है, जहाँ पर फिर से आईटीबीपी आ जाएगा। ठीक है? फिर ये जो रीजन है आपका, जो म्यांमार का रीजन आपको देखने को मिलता है, यहाँ पर इंडो म्यांमार, यहाँ पर आपको देखने को मिलता है असम राइफल। तो सारे बॉर्डर यहाँ पर मैंने बता दिया कौन कहाँ पर सिक्योरिटी दे रहा है। बोलिए समझ में आया? यस और नो? जल्दी से बताइए। हाँ? अगर आपसे पूछा जाएगा इंडिया एंड अगर आपसे पूछा जाएगा इंडिया एंड बांग्लादेश के बारे में तो आप सीधे आंसर कर दोगे बीएसएफ। आपसे इंडिया पूछा जाएगा, इंडिया चाइना, आप सीधे आंसर कर दोगे आईटीबीपी। आपसे पूछा जाएगा नेपाल और भूटान, आप सीधे आंसर कर दोगे एसएसबी। और इंडिया एंड म्यांमार बोला जाएगा तो आप सीधे आंसर कर दोगे असम राइफल। क्लियर है? इश्यूज भी बहुत सारे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर देखें, ठीक है, इश्यूज बहुत सारे हैं। एक मिनट जरा। हम्म, तो मेजर इश्यूज हैं अगर देखोगे तो इंडिया पाकिस्तान की तरफ से टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेशन बहुत ज्यादा होती है, ड्रग ट्रैफिकिंग बहुत ज्यादा होती है, फेक करेंसी का एक बहुत इशू होता है हमारा। ठीक है? उसके अलावा अगर अब इंडो नेपाल बॉर्डर की बात करो तो अनसेटल्ड बॉर्डर है। ठीक है ना?
मतलब ज़्यादा यहाँ पर मार्किंग नहीं की हुई है, कोई सेटलमेंट नहीं है। और होता क्या है कि बहुत ज़्यादा पेनिट्रेटेड है, तो कभी सिटीजन्स और व्यापार ट्रेड इधर से होता रहता है, ठीक है? उसके अलावा मल्टीप्लिसिटी ऑफ द इंडियन फोर्सेस, ठीक है? सीपीईसी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, पीओके से पाक यहाँ पर जो है जाता है। क्लियर है? बोलो हाँ या ना? ठीक है? उसके बाद डैम्स कंस्ट्रक्शन है ब्रह्मपुत्रा पे, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखने को मिलता है। इंडिया बांग्लादेश के बीच में इल्लीगल माइग्रेशन बहुत ज़्यादा एक इशू है, ठीक है? उसके बाद पोरस, यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या है, बॉर्डर है। स्मगलिंग बहुत ज़्यादा होती है, रिफ्यूजीज़ जो हैं, इंसर्जेंसीज़ यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है? रिफ्यूजीज़ शरणार्थी जिसको यहाँ पर बोल सकते हैं, रिफ्यूज। इंडिया चाइना ओपन है, पोरस है, तभी आप कभी डोकलाम में और फिर कभी यहाँ पर जो है आपको भिड़ंत देखने को मिलती है। स्मगलिंग है, पाकिस्तान टेररिस्ट यहाँ से इन्फिल्ट्रेट करके आते हैं। इंडिया म्यांमार की बात कर ली जाए तो यहाँ पे क्या है, असम राइफल को यहाँ पर एक्चुअली दिया गया है, मैंडेट किया गया है। फ्री बॉर्डर मूवमेंट है 16 किलोमीटर का। उसके अलावा ड्रग्स बहुत यहाँ से जो है ट्रांसफर की जाती है, क्योंकि गोल्डन ट्रायंगल यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। दिस इज गोल्डन ट्रायंगल, म्यांमार से मिला के नीचे है लाओस हाउस इधर का पूरा। तो पहले तो आपको मैप से समझ में आया कि बॉर्डर क्या है। सॉरी, बॉर्डर समझ में आ गया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो जरा। ऑप्शन क्या होगा, कमेंट बॉक्स में बताओ जरा जल्दी से। मुझे नहीं लगता अब इसमें कोई दिक्कत है आपको, क्योंकि आपने क्या है, प्रॉपर मैप अच्छे से पढ़ लिया है, प्रॉपर चीजों को जान लिया है। ऑप्शन नंबर एसएसबी की बात कर रहे हैं आप। एसएसबी का यहाँ पर क्या मनाया गया है, 61st राइजिंग डे मनाया गया है 20 तारीख को, क्योंकि यहाँ पर यूनियन मिनिस्टर, होम मिनिस्टर जो है उनके अंडर आता है। क्लियर? अब एक चीज और बताता हूँ मैं आपको, ठीक है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर हमारी आर्म फोर्सेज आती हैं, खासकर कैसी आर्म फोर्सेज, ठीक है? लाइक आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। क्लियर? बोलिए। उसके बाद आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इसके अंदर आपके जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेज होती हैं वो आती हैं। क्लियर है? ठीक है? लाइक बीएसएफ, ठीक है, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बोलिए समझ में आया, सीएपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, ये पैरामिलिट्री फोर्सेज है। और एक जो फोर्स है उसमें कंट्रोल दोनों का ही यहाँ पर देखने को मिलता है, असम राइफल में। क्लियर है? मैंने सेग्रेगेट करके बता दिया, आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले। क्लियर हो गया यहाँ तक? बोलो हाँ या ना? तो फोर्सेस के बारे में मैंने यहाँ पे डिस्कशन किया, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा भाई? आंसर होगा आपका सिक्योरिंग द बॉर्डर। नेपाल कहाँ से आ जाएगा भाई? नेपाल नहीं आएगा। नेपाल एंड भूटान दोनों, सॉरी सॉरी, नेपाल और भूटान दोनों आएगा, ठीक है? नेपाल और भूटान दोनों आएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? चलिए, आई होप चीजें समझ में आई। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको नोट डाउन कर लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है? फिर आप बोलोगे आपने बताया। क्लियर? चलिए, थोड़ा सा जूम करके यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पर जो है सेलिब्रेट किया गया है एक तरीके से सशस्त्र सीमा बल। फिर यहाँ पर बात कर ली जाए तो 20 तारीख को मनाया गया कहाँ पर सर? अ, रानी रानी दंगा सिलीगुड़ी में। और सिक्योर करता है कौन सा बॉर्डर? नेपाल और यहाँ पर जो है आपका भूटान का बॉर्डर। इंक्रोचमेंट रिमूव किया गया है 1100 से अधिक, ठीक है? 15 किलोमीटर तक का यहाँ पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत जोन बनाया गया। नक्सल एक्टिविटी काफी यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है? हेल्थ कार्ड बनाया जा रहा है, हाउसिंग बनाया जा रहा है, प्रोजेक्ट सीएपीएफ पर्सनल्स के लिए। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। बहुत सारी कल्चरल एक्टिविटी कम्युनिटीज के साथ में यहाँ पर मेन स्ट्रीम में कम्युनिटीज को लाने के लिए, उनसे इंटरेक्शन करने के लिए कल्चरल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया जाता है। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। तो ये मैंने आपको यहाँ पर अभी बॉर्डर से रिलेटेड बहुत सारी बातें डिस्कशन करी हैं। तो सबसे बड़ा बॉर्डर जो है हमारा इंडिया बांग्लादेश के साथ में, ये भी क्वेश्चन लिख लेना कहीं पे अगर आप लिखो। लार्जेस्ट बॉर्डर जो है हमारा, लार्जेस्ट बॉर्डर किसके साथ में भैया? इंडो बांग्लादेश बॉर्डर है। क्लियर है? ठीक है? उसके अलावा अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर अफगानिस्तान के साथ में, एक्चुअली ये वाला रीजन यहाँ से अगर आप बात करते हो, दिस इज पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। क्लियर है? एंड दिस इज, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है आपका, एक मिनट रुको जरा, पेन चेंज कर लेता हूँ मैं, ठीक है? दिस वन, दिस इज अक्साई चीन, वैसे तो इसको अक्साई इंडिया बोला जाना चाहिए, ठीक है? ये है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है? ये जो है ये आपका है LOC, लाइन ऑफ
कंट्रोल। ठीक है, ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर आपको देखने को मिलता है। बोलिए, समझ में आया? दिस इज पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। ठीक है, अफगानिस्तान बॉर्डर हमसे लगता है 106 किलोमीटर के आसपास आपको देखने को क्लियर है? बोलो हाँ या ना। ठीक है, उसके अलावा अगर एक क्वेश्चन यहाँ पर और थोड़ा ज्योग्राफी में जाया जाए, एक क्वेश्चन यहाँ से और निकल सकता है। वो क्वेश्चन है आपका यहाँ पे क्या, सबसे बड़ा अगर बात करोगे तो कोस्टल जो बनाता है, ठीक है, कोस्टल बॉर्डर जो बनाता है, मेरा क्वेश्चन है नेक्स्ट। ठीक है, कोस्टल पे आने वाले कौन कौन से भैया, यहाँ पर आपको गुजरात देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको महाराष्ट्र देखने को मिलेगा, फिर यहाँ पे गोवा देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आपको कर्नाटका एंड केरला, फिर यहाँ पर तमिलनाडु, और यहाँ पर आपको आंध्रा, देन उड़ीसा, और देन यहाँ पर वेस्ट बंगाल। क्लियर है? तो कितने हो गए? 5 इधर हो गए, तो 11 स्टेट आपके जो हैं कोस्टल बॉर्डर बनाते हैं। क्लियर है? बोलिए। इधर देखोगे तो आपका गुजरात पाकिस्तान से बॉर्डर बना रहा है, पंजाब पाकिस्तान से बॉर्डर बना रहा है, उसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर पाकिस्तान से बॉर्डर बना रहा है। इधर देखोगे जम्मू एंड कश्मीर में लद्दाख रीजन चाइना से बॉर्डर बना रहा है, हिमाचल प्रदेश और आपका उत्तराखंड बॉर्डर बना रहा है। क्लियर है? फिर इधर सिक्किम और इधर अरुणाचल प्रदेश चाइना से बॉर्डर बना रहे हैं, स्टेट वाइज अगर बात करोगे। ठीक है, और स्टेट वाइज अगर बात कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे ये है आपका उत्तराखंड, यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल, जो कि बॉर्डर बनाता है नेपाल से, भूटान से सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर किससे, भूटान से बॉर्डर बनाते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? और म्यांमार से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा और आपका मिजोरम, मणिपुर। ठीक है, ये त्रिपुरा तो नहीं। ठीक है, क्या बोला मैंने, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम, ये बॉर्डर बनाते हैं। त्रिपुरा जो है, अगर मैं बात करूँ, थोड़ा सा मैप बता रहा था इसीलिए मैं मैप में थोड़ा सा चला गया समझाने के लिए आपको। ठीक है, त्रिपुरा इकलौता ऐसा स्टेट है जो कम्प्लीटली थ्री साइड से आपका बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ये बात ध्यान रखिए, ये सभी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कहीं ना कहीं। फिर मत बोलना ज्योग्राफी रिलेटेड क्वेश्चन नहीं बताते संजय। समझ आया नहीं आया? पूरी ज्योग्राफी एक क्वेश्चन में यहाँ पे जो है ट्राई किया है समझाने की। अरे भाई रिप्लाई करो फटाफट। समझा? ज्योग्राफी रिलेटेड बहुत सारी चीजें मैंने डिस्कस कर ली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको डिटेल में यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ये सारी बातें मैंने की हैं अभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, चाइना ने, यहाँ पर बात कर लीजिए, चाइना हैज अचीव्ड द सिग्निफिकेंट माइलस्टोन ऑफ द स्पेस एक्सप्लोरेशन, जिसमें इसने स्पेस वॉक की, जिसको यहाँ पर टेक्निकल वर्ड में ईवीए बोला जाता है, एक्स्ट्रा व्हीकुलर एक्टिविटी। एक्स्ट्रा व्हीकुलर एक्टिविटी, क्लियर है? जो कि 9 आवर 9 मिनट की रही है। कितने की रही है भाई? 9 आवर 1 मिनट, 9 आवर 6 मिनट की रही है, सॉरी, 9 आवर 6 मिनट की रही है। क्लियर है? क्लियर? रिकॉर्ड ब्रेक किया है स्पेस वॉक का 9 आवर 6 मिनट का। जो एस्ट्रोनॉट थे जिनका नाम है चाई जूही और सॉन्ग लिंगडोंग। ठीक है, पहले जो रिकॉर्ड था वो 8 मिनट 56 सेकंड का था। यूएसए के एस्ट्रोनॉट थे वॉस और हेल्मिस, 2001 में इन्होंने ये अचीव किया था। और इनका जो चाइना जिस मिशन पे काम कर रहा है वो है सेंजुआ 19। अरे बोलिए यस और नो। और चाइना का गोल है मैंड लूनर मिशन पहुंचाना 2030 तक। इंडिया का क्या गोल है भैया? 2035 तक जो है, 2035 तक हमको यहाँ पर अपना भारतीय अंतरिक्ष क्या बनाना है, इस भारतीय अंतरिक्ष स्थल बनाना है, यहाँ पे स्टेशन बनाना है यहाँ पे। ठीक है, और 2040 तक, ठीक है, मैंड मिशन ऑन मून। बोलिए समझ में? तो इंडिया के टारगेट पे डिस्कशन कर ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, चाइना के टारगेट थे वो तो है ही अपने। क्लियर? ये आपको स्पेस यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, कनेक्टेड है, बट स्पेस में 9 आवर ये रहे हैं। मतलब एक तो होता है ऑब्वियस सी बात है, जिस अंतरिक्ष यान में ये गए हैं या इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहते हैं, बहुत सारे आप सुनीता विलियम्स की बात कर लीजिए, चाहे आप बात कर लीजिए कल्पना चावला की बात कर लीजिए, कोई भी जो भी एस्ट्रोनॉट गए हैं, समझे, वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहते हैं। बोलिए, अभी तक बनाया हुआ सबसे कॉस्टली कॉस्टली चीज ह्यूमन के द्वारा मैन मेड, ठीक है, वो कौन सी है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। उसके अलावा सबसे ज्यादा स्पीड जिसकी सबसे ज्यादा है वो भी
इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ही है। भाई समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। न्यू दिल्ली में यहाँ पर क्या किया जा रहा है? वर्ल्ड 2025 पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 12th एडिशन यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू में अगले साल सितंबर अक्टूबर के बीच में होने, 26 सितंबर से लेके 5 अक्टूबर तक के बीच में यहाँ पर होने वाला है। जहां पर इसके पहले ये 4th टाइम एशिया में होने वाला है, इसके पहले दोहा में, मतलब वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप। क्लियर है? बोलिए। आई होप समझ में आया आपको, ठीक है। जल्दी जल्दी आप बताते रहिएगा, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करते रहिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? न्यू दिल्ली में होना, ठीक है। इसके पहले दोहा में, एशिया में अगर बात करोगे तो दोहा, ठीक है, कतर की राजधानी, दुबई 2019 में, और यहाँ पर क्यूब में 2024 में। तो 2025 में यहाँ पर इंडिया में होने वाला है 12वां संस्करण 2025 का वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप। आपका कहाँ पे होने वाला है? ठीक है, न्यू दिल्ली में। तो यहाँ पर बात करोगे 26 सितंबर से लेके आपका जो है 5 अक्टूबर तक होने वाला है। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आपको ये देखने को मिलेगा। उसके अलावा बात करी जाए 1000 एथलीट्स और 100 कंट्रीज से यहाँ पर आने वाले हैं, ठीक है। उसके अलावा एक्स्ट्रा एडिशन यहाँ पर देखोगे तो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 11 से 13 मार्च के बीच में आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है? ये आपके सामने प्लेयर्स दिखाई दे रहे हैं। क्वेश्चन है मेरा, इंडिया ने पैरालंपिक्स में कितने मेडल जीते थे? पैरालंपिक्स में कितने मेडल जीते थे और किस किस क्षेत्र में जीते थे? समझ में आया? बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा था, ओलंपिक्स से फार 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 बेटर प्रदर्शन रहा था हमारा, ठीक है। बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा था पैरालंपिक्स। क्लियर है? यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। इंडिया रिसेंट परफॉर्मेंस इन दी पैराल एथलेटिक्स, अगर बात करोगे 17 मेडल हम लोगों ने जीते, जिसमें से क्या थे? 6 गोल्ड रहे हैं। क्लियर है? आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। नहीं बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8, ठीक है। विंटर सेशन रिसेंटली यहाँ पर जो है समाप्त हुआ है। देखो एक क्वेश्चन ये भी आ चुका है आपसे, पूछा क्या गया है, देखो समझो मेरी बात जरा। मैं आपको बता के आ रहा था जो हमारा पार्ट 5 है, उसके अंदर क्या होता है, ठीक है। प्रेसिडेंट होते हैं, पीएम, जिसको हम यहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी बोल देते हैं, ये होते हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो है पार्लियामेंट भी होता है, ठीक है। पार्लियामेंट में हमारे 2 हाउस हैं, एक है आपका अपर हाउस जिसको हम राज्यसभा बोलते हैं, एक है लोअर हाउस जिसको हम लोग लोकसभा बोलते हैं। समझ में आया नहीं आया? बोलो हाँ या ना। आर्टिकल 80 और आर्टिकल 81, ठीक है। तो हमारी पार्लियामेंट में 3 सेशन होते हैं, पी एम डब्ल्यू, बजट, मॉनसून और विंटर सेशन। क्लियर? रिसेंटली विंटर सेशन जो है वो यहाँ पर समाप्त हुआ है, ठीक है। और कभी भी ऐसा कहा जाता है 2 सेशंस के बीच में मैक्सिमम जो टाइम होगा, मैक्सिमम इससे ज्यादा नहीं हो सकता, 6 महीने से ज्यादा नहीं हो सकता। 6 महीने के भीतर भीतर यहाँ पर सेशन में बैठना होगा ही होगा। क्लियर है? बोलिए। तो अभी रिसेंटली क्या है, विंटर सेशन, जिसमें ये बताया गया कि 54% ही यहाँ पर जो है वर्क हुआ है। और जो हमारे मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू जी, ठीक है, उन्होंने ये डिक्लेयर किया है कि लोकसभा में तो 54% काम हुआ है और राज्यसभा में यहाँ पर ओनली 40% यहाँ पर काम हुआ है, जो कि इफिशिएंसी पिछले समय से घटी है, ठीक है ना। ऑपोजिशन एंड यहाँ पे गवर्नमेंट दोनों के बीच में यहाँ पे टसल चल रहा है पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स को लेकर। क्लियर है? बोलो हाँ। आई होप ये चीज समझ, ठीक है। तो अगली बात हम लोग कर लेते हैं, यहाँ पे बी ऑप्शन हो गया। अब न्यू पार्लियामेंट और जितने भी बिल्स अभी आए हैं, पेश हुए हैं, उनके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं, कौन कौन से बिल इस सेशन में आपके देखने को मिले। अगर बात करोगे तो आपका भारतीय यहाँ पर वायुयान विधेयक मैं पढ़ा चुका हूँ, डिजास्टर मैनेजमेंट मैं भी अपने सेशन में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। उसके अलावा बात करो यहाँ पर क्या है, रीएडजस्टमेंट ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द शेड्यूल्स बिल ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी स्टेट ऑफ गोवा, ठीक है। बिल्स ऑफ लैंडिंग बिल्स। उसके अलावा बात करें रेलवे अमेंडमेंट बिल आ चुका है, पढ़ा चुका हूँ मैं, ये भी पढ़ा है मैंने। बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट बिल ये भी पढ़ा है मैंने, ठीक है। वक्फ जो बिल है उसको यहाँ पर क्या किया जा रहा है, रिप्लेस किया जा रहा है, इसको स्टैंडिंग कमेटी को भेजा जा चुका है। ऑयल फील्ड रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट ये भी मैं क्लास में पढ़ा चुका हूँ। बॉयलर बिल भी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो बहुत सारे बिल यहाँ पर हमने इसमें
इंडियन पोर्ट बिल भी डिस्कस कर चुका, तो बहुत सारे बिल मैं यहाँ पर क्लास में आपके सामने डिस्कस कर चुका था। यस और नो? तो चलो कुछ ओल्ड और न्यू पार्लियामेंट के बारे में जान लेते, क्योंकि अभी रिसेंटली ही इसको बनाया गया है, थोड़े समय पहले ही। अगर यहाँ पर बात करी जाए, जो ओल्ड पार्लियामेंट थी वो इस तरह से सर्कुलर फॉर्म में थी। अभी जो आपकी पार्लियामेंट है आपको इस ट्रायंगुलर फेज में आपको देखने को मिलती है। क्लियर? तो स्क्वायर एरिया में बात करोगे तो 64,500 स्क्वायर किलोमीटर, और ये 24,281 किलोमीटर क्लियर सॉरी स्क्वायर मीटर में आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट यहाँ पर 1200 करोड़ में इसको बनाया गया है। इसको उस समय हर्बर्ट बेकर और एडविन लुटियंस इसके डिजाइनर ये थे। 83 लैक्स में इसको बनाया गया था। क्लियर है? जो नई पार्लियामेंट है उसके डिजाइनर विमल देशमुख पटेल और टाटा ने इसको जो है कंस्ट्रक्शन में इसको डेवलप किया। समझ में आया? बोलो हाँ या ना? पुराना भी रिवीजन लेके चल रहा हूँ, नया भी रिवीजन लेके चल रहा हूँ। आई होप ये सारी चीजें आपको कवर हो रही होगी। अगर आप एग्जाम्पल देखते हो, यहाँ से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। अगर आप एसएससी दोगे या अदर एग्जामिनेशन भी देते हो, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बिल आपके सामने है, किस ग्राउंड पे लाए गए, ये सारे भी मैंने यहाँ पे रखे हैं। कौन कौन से पेंडिंग है, ये भी ये डेटा आपको देखने को मिलेगा सारा। ठीक है? क्योंकि आपको पीडीएफ में पूरा डिटेल में आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। क्लियर है? इसने कौन सा बिल को रिप्लेस किया? ठीक है, हो सकता है पूछ ले आपसे मेंस में। क्लियर है? फिर आप बोलोगे संजय सर आपने पढ़ाया नहीं, लेकिन मैं कहूँगा नहीं, मैंने चीज़ें बताई हैं। ठीक है? तो ये पार्लियामेंट से रिलेटेड सारी बातें आपको मैं डिटेल में डिस्कशन करवा चुका हूँ। चलिए 9th नंबर क्वेश्चन जो है हमारा, वो क्या बात कर रहा है? 1 ईयर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, आज 10 ही क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक है? उसका रीज़न है क्योंकि इस ज़्यादा क्वेश्चन थे ही नहीं उस तारीख में। ठीक है? क्लियर है? बोलो हाँ या ना? ठीक है? 1 ईयर पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ प्रोग्राम शुरू करने के बात कर रहा है डीयू दिल्ली यूनिवर्सिटी। एक्चुअली थोड़ा कंट्रोवर्शियल है ये। कंट्रोवर्शियल इसलिए है क्योंकि बहुत सारे जो एजुकेशनिस्ट हैं वो यहाँ पे डिमांड कर रहे हैं कि बहुत एक अच्छे से पढ़ाना चाहिए और जो थोड़ा आराम से चीज़ों को समझाना चाहिए। बहुत जल्दी हो जाएगा ये। समझ में आया? दिस इंस्टीट्यूट रिफ्लेक्ट दी यूनिवर्सिटीज ऑनगोइंग एफर्ट ऑन रिफॉर्म द एकेडमिक स्ट्रक्चर्स। समझ में आ रहा है? फिर ड्राफ्ट कर दिया गया है 1 ईयर का, और इस पे जो 2026 से यहाँ पर जो है इसमें स्टार्ट हो जाएंगे। अलाइन कर दिया गया है किसके द्वारा? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ। क्लियर है? एकेडमिक जो काउंसिल मीटिंग है वो तो दिसंबर 2024 यहाँ पर 24 की रखी गई है। इम्प्लीमेंटेशन ईयर जो है 2026 से स्टार्ट होगा। इसमें एक सेमेस्टर के 22 क्रेडिट होंगे, 2 सेमेस्टर एक साल के आपके 44 क्रेडिट होंगे। ऑब्वियसली बात है, कोई 2 साल का प्रोग्राम ऑप्ट करता है तो उसको 88 क्रेडिट्स देखने को मिलेंगे। क्लियर है? टूरिज्म कंसर्न क्या है भाई? बहुत हौच पौच हो जाएगा। क्लियर है? रश हो जाएगा। बोलिए समझ में क्या? हाँ, टूरिज्म डेवलपमेंट का क्या है? 1 ईयर के अंदर क्या है, 2 ईयर के पीछे प्रोग्राम कराए जा रहे हैं। ट्राई टू मीट द एजुकेशन स्टैंडर्ड रहेगा जो बच्चों को मिलना चाहिए। ये बात है। और आज का ये अंतिम क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है? ये स्ट्रक्चर एडॉप्टेड, ठीक है, ये ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन अपडेट नहीं हुआ। ठीक है, अपन इसमें ऑप्शन नहीं देखते, समझ लेते हैं। रिसेंटली जो है मैं जैम के बारे में आज पूरी बात कर लूंगा आपसे, पूरा जैम समझा दूंगा आपको आज। जैम क्या है वो सारी बातें। ठीक है? अब देखो यहाँ पे जो मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ यहाँ पर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है, प्रताप राव जाधव, जिन्होंने रिसेंटली जैम के बारे में या यूपीआई के बारे में बात करी है। ठीक है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है? तो उन्होंने कहा है कि डिजिटली जो पेमेंट्स है उसमें बहुत रिमार्केबल हम लोगों ने ग्रोथ किया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जैम जो यहाँ पर है, जैम फॉर जे फॉर जनधन अकाउंट, ए फॉर यहाँ पर आधार, और एम फॉर यहाँ पर मोबाइल सर्विस। आप देखते होंगे कि इन तीनों को ऐड करके जब से जनधन अकाउंट ओपन किया गया है, तब से गवर्नमेंट फोकस कर रही है ज्यादातर डीबीटी सर्विसेज को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया जाए। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, आप देखिए जनधन जैसे ही आया, वैसे ही अटल पेंशन योजना, ठीक है, वैसे ही प्रधानमंत्री सड़क सुरक्षा बीमा योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। समझ में आया? इंटीग्रेटेड है। हाँ,
और जैसे ही जितने ज़्यादा बैंक अकाउंट ओपन होंगे, ठीक है? उतने ही ज़्यादा फिर इससे बेनिफिट क्या होगा? जितनी भी है मान लीजिए अभी की डेट में क्या है, पीएम किसान यहाँ पर योजना चल रही है, पीएम वात्सल्य योजना चल रही है, मातृत्व योजना चल रही है, वायु वंदना योजना चल रहा है। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? हाँ? उसमें जो भी यहाँ पर अमाउंट दिया जाना है, वो एक तरीके से क्या है, बैंकिंग से ही जा रहा है, बैंकिंग ऑनलाइन ही जा रहा है, जिसकी वजह से करप्शन होने के चांसेस बहुत कम है। क्लियर है? बेनिफिट जहाँ तक पहुँचना है, वो वहाँ तक पहुँचेगा। वही रिप्लाई करके बताओ, समझ में आ रहा है या नहीं? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। जैम का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया यहाँ पे, जनधन अकाउंट, आपका आधार और मोबाइल। इससे रिलेटेड थोड़ा जो है डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग, थोड़ा डिटेल में। कैसी डिटेल में? हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन है कौन-कौन सी कंट्रीज़ ने अभी तक अडॉप्ट कर लिया है? मुझे मुझे इतना ध्यान आ रहा है, ठीक है? फ्रांस, भूटान, ठीक है? सिंगापुर, ठीक है? ये कंट्रीज़ वो हैं जिन्होंने यूपीआई को अपने देश में अडॉप्ट कर लिया। क्लियर है? बोलो हाँ या ना? चलिए, थोड़ा और डिटेल में चीज़ों को लेके चलते हैं ज़रा। लास्ट क्वेश्चन है ज़रा। पहले हम लोग जैम ट्रिनिटी के बारे में बात करते हैं। जैम ट्रिनिटी क्या है? देखो, ऑब्जेक्टिव क्या था? डीबीटी को बढ़ाना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को बढ़ाना एंड पैन इंडिया बेसिस को बढ़ाना। क्लियर है? पैन इंडिया, यहाँ पर डीबीटी को बढ़ाना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को, पैन इंडिया आपके बेसिस को बढ़ाना। इंटीग्रेट जन धन अकाउंट, आधार एंड मोबाइल। क्लियर हुआ? बोलिए, अगर आपसे पूछा जाएगा जैम क्या है इंटरव्यू में, तो आप आंसर कर पाओगे? ठीक है। दूसरा, मेक सब्सिडी स्कीम्स करप्शन फ्री। तीसरी बात, इंश्योर द गवर्नमेंट बेनिफिट रीच टू द यहाँ पे इंटेंट टू द बेनिफिशियरीज। एक्चुअली राजीव गांधी जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री थे, ठीक है, उन्होंने एक्सेप्ट किया था कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो उसका कुछ ही हिस्सा 10 पैसे के आसपास, 20 पैसे के आसपास बेनिफिशियरीज तक पहुंच पाता। तो बीच में जो मिडिल एरिया है, कहीं ना कहीं वहां पर वो पैसा कहीं ना कहीं करप्शन में चला जाता होगा। तभी तो उन्होंने यहाँ पर क्या किया था, एक्सेप्ट किया था ना। अब इन सारी चीज़ों पर ऑब्वियस सी बात है, बहुत पिटाकसी होती है, अलग बात है किया था, लेकिन ये गवर्नमेंट की एक बात कही जाएगी कि यहाँ पर इन्होंने जो है, इसको बहुत अच्छे से यहाँ पर स्कीम्स को बहुत अच्छे से इंटीग्रेट किया है, सभी स्कीम। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। तो अगली बात यहाँ पर क्या है, इंश्योर किया है यहाँ पे, रिड्यूस द फिजिकल डेफिसिट बाय ट्रांसफरिंग द कैश बेनिफिट डायरेक्ट टू द बेनिफिशियरी अकाउंट। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। अगली बात क्या है, सिग्निफिकेंस इसका? गवर्नमेंट अभी तक स्पेंड कर चुकी है, डेटा के अनुसार अगर बात करोगे, और ये डेटा जो है इस बार मार्च का डेटा है ये मार्च का डेटा है, ठीक है? 3.8 लाख 3.8 लाख करोड़ अप्रॉक्सिमेटली 4.2 जीडीपी सब्सिडी दे चुकी है गवर्नमेंट। क्लियर हुआ? सर्विस डिलीवरी बहुत मजबूत हुई है, रिच पॉपुलेशन 75% को सब्सिडी मिली है एलपीजी की, ठीक है? ट्यूशन सेंटर जो आप देख रहे होते हैं ना, प्रधानमंत्री जो क्या बोलते हैं उसको, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, पता है ना, जिसके तहत 1 रुपए 2 रुपए के आसपास जो है अनाज जो है बीपीएल कार्ड धारकों को दिए जाते हैं, पता है ना? जिसमें 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसमें थोड़ा सा एडिशन करके पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत करी गई थी, पता है ना? बोलो हाँ या ना? इंटीग्रेट कर दिया था सारी चीजों को, ठीक है? तो अभी ये पीडीएस सेंटर बोलते हैं उसको, पीडीएस सिस्टम। सिग्निफिकेंस क्या है? सफर फ्रॉम द करप्शंस, जहाँ पे क्या होता था, 15% राइस लीक हो जाता था, 48% शुगर यहाँ पे इस तरीके से लॉस हो जाता था हर साल, तो उसको यहाँ पर रोका गया इससे। दूसरी बात यहाँ पर अगर करी जाए तो सब्सिडीज जो बजटरी डेफिसिट होता है उनको यहाँ पर कमजोर किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करी जाए, ड्रॉबैक्स क्या है यहाँ पे? अभी तक लार्ज अकाउंट जो है इसके ना इनएक्टिव है, समझे? ये इसका एक ड्रॉबैक है, क्योंकि लोग जीरो बैलेंस अकाउंट है ना, अरे बोलो हाँ है ना, आज मैं जीरो बैलेंस अकाउंट, नो फ्रिल अकाउंट, इन सब पे सारे अकाउंट पे डिस्कशन करूंगा आप लोगों से। क्लियर है? फिर यहाँ पे बात आ जाती है सिग्निफिकेंट डिजिटल डिवाइड इन कंट्री, नीड टू द क्या है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना। भैया इंफ्रास्ट्रक्चर अभी और डेवलप करना है। भारत के अंदर बहुत सारे लोगों के पास में अभी भी बैंक अकाउंट नहीं है, इवन उनको डिजिटल लिटरेसी नहीं है।
एटीएम कैसे चलता है, चीजें कैसे चलती हैं, अकाउंट बैलेंस देखना। एवं आपको आज बात करूं मैं, बहुत सारे फ्रॉड सामने आए आधार रिलेटेड पेमेंट सिस्टम के अंदर। आधार में क्या होता है, लोगों का जो फिंगरप्रिंट होता है, आइरिस होता है, उससे अटैच करके लोगों के जो जो एजेड लोग हैं या गांव में लोग हैं जिनको फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है, जिनको फाइनेंसेस के बारे में ज्यादा नहीं पता है, किस तरीके से भैया ट्रांसफर होता है, उनके पैसे गायब हो जाते हैं। समझ में आ रहा है? ये भी करप्शन देखने को मिल रहा है। क्लियर है? तो ये एक है भाई, लिटरेसी बहुत कम है। लैक ऑफ टेक्निकल एंड बैंकिंग नॉलेज अमंग्स द पुअर एंड रूरल, यही तो मैंने डिस्कशन किया आपसे, यही तो मैंने बोला। डेटा थेफ्ट, बहुत सारा डेटा चोरी हो जाता है। प्राइवेसी इश्यूज रिलेटेड टू ट्रांजेक्शन, साइबर फ्रॉड्स, लैक ऑफ पब्लिक अवेयरनेस अबाउट द गवर्नमेंट स्कीम्स, गवर्नमेंट स्कीम्स का पब्लिक अवेयरनेस बहुत कम है, बहुत लोग, कम ही लोगों को स्कीम्स के बारे में पता होता है। समझा या नहीं? आई होप समझा। ठीक है, माइलस्टोन क्या क्या सेट किए हैं, पिछले साल की बात कर रहा हूँ, सॉरी इस साल की बात कर रहा हूँ, मार्च की। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार अभी की डेट में यहाँ पर देखा जाए, ओपन किया गया एक वीक में इतने अकाउंट। ठीक है, 1,80,96,130 अकाउंट। क्लियर? दिस इज ह्यूज। 19.72 करोड़ बैंक अकाउंट यहाँ पर अभी ओपन किया जा चुके हैं। वैसे तो बहुत, ये तो अभी कम है, अभी जनधन में बताऊंगा आपको, उसमें तो 54 करोड़ अकाउंट ओपन किए जा चुके हैं, इसी दिसंबर का डेटा। क्लियर है? ट्रैकिंग 16.8 रूपी कार्ड, अभी मैं डेटा बताऊंगा आपको। ठीक है, तो ये सारा सारा डिपॉजिटरी से पैसा आया है, ओवरड्राफ्ट इतना दिया जा चुका है। क्लियर है? बोलो हाँ या ना। क्या ये डेटा समझ में आया आपको? जैम की इंपॉर्टेंस समझ में आई आपको? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका डेटा आ सकता है आपसे। तो ये सारी बातें जो मैंने अभी आपको बताई यूपीआई ट्रांजेक्शन को लेकर, ये अभी तो इन्होंने बोला है जैम के अंदर, अगर बात देखोगे, इतने, मैंने क्या बोला, 54.19 अकाउंट ओपन हुए जनधन के, जिसमें इतना लाख करोड़ रुपए दिया जा चुका है। देखो अगर यहाँ पर देखोगे तो यही आपको है, इतना लाख करोड़ यूपीआई के थ्रू ट्रांजैक्शन हुआ है। उसके अलावा अगर बात करोगे तो फ्रांस, यूएई, सिंगापुर, भूटान, यही बोला था मैंने, बोलो हाँ या ना। ठीक है, इनके साथ में यूपीआई टाई अप हो चुका है, फ्रांस, यूएई, सिंगापुर और भूटान। क्लियर है? बैंक अकाउंट 54.919 करोड़ ओपन किए जा चुके हैं। टोटल डिपॉजिट जो अंडर हुए हैं वो 2.4 लाख करोड़ हुए हैं। उसके अलावा डीपीटी कितना दिया जा चुका है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में कितना पैसा अमाउंट दिया जा चुका है, 40.81 लाख करोड़ रुपए। इट्स ह्यूज। ठीक है, सेविंग डीबीटी में कितनी की जा चुकी है अभी? ठीक है, 3.5 लाख करोड़। सारा डेटा है देखो। हाँ, लैंग्वेज अलग चल रहा है, डेटा अलग चल रहा है, ताकि आपको किसी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो। बहुत टाइम लगता है बनाने में चीजों को। ठीक है, बस ज्यादा से ज्यादा जुड़िए। ठीक है, लाइव बैच के लिए आप जो है पेड बैच में आ सकते हैं। ये एवरी डे शुरू होता है 7 PM, जहाँ पे हम लोग डिटेल चीजों में डिस्कशन करते हैं इस तरीके से ही। ठीक है, थोड़ा लेट चलता है, मैं ईमानदारी से कहूँ 3-4 दिन, 5 दिन, या फिर इस तरीके से पीछे चलता हूँ मैं। ठीक है, बट बहुत डिटेल में चीज़ों को कवर करता हूँ। क्लियर है? अगर आप 3 महीने का करंट अफेयर पढ़ के जा रहे हो तो 2 महीने आपको कंफर्म तैयार होनी चाहिए, और ऐसे तैयार होनी चाहिए कि अगर वो आए तो अपन टिक कर दें। देखो, 40 क्वेश्चन आना है। अगर आप अपने दिमाग में ये लेके चल रहे हो भाई जीए के मैं पूरे के पूरे 40 बना के आऊंगा भाई, तो बहुत बड़ा भ्रम पाल के रखे हो। ठीक है, आप 20+ भी करते हो, मतलब 50% से भी ज्यादा करते हो, तो खुश होने वाली बात है। समझ में आया? और ज्यादा करोगे, डेफिनेटली ज्यादा करोगे, आप रेगुलर क्लास में रहोगे तो। समझ में आया? पिछले बैचेस में उठा के देखिए, आप पिछले जो भी मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट हैं, उनसे पूछ के देखिएगा कि एक एक एग्जाम में 50%, मैं इसकी गारंटी लेता हूँ कि 50% से ज्यादा अपनी क्लास से आने वाले। ठीक है ना? क्योंकि इधर उधर की बातें नहीं करने से कोई फायदा नहीं है। मैं बोल दूं भाई 90% आएगा, नहीं आया तो obvious सी बात है, मैं अपनी जुबान से जाऊंगा। समझ में आया? कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता भाई। मैं पेपर बना रहा हूं तो मैं तो अपने बच्चों को भाई ये कहता भाई ये पढ़ के जाओ, यही आने वाला है। अरे भाई समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? क्यों फालतू मेहनत कराना? लेकिन नहीं भाई, आपको काबिल बनना है, क्योंकि आप बहुत बड़ी पोस्ट पे जाने वाले हो, आप पीओ की पोस्ट पे जाने वाले हो। आपको पब्लिक अवेयरनेस के बारे में, करंट अफेयर के बारे में, पब्लिक डीलिंग के बारे में, अगर आपके बैंक ने कोई स्कीम लेके आई है, सरकार कोई नई स्कीम लेके आ रही है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ताकि आप अपने जूनियर्स को समझा पाओगे बहुत आसानी से। ठीक है, जनता को समझा पाओगे, हाँ ये स्कीम अभी खत्म हो चुकी है, नई स्कीम इसके अलावा आ चुकी है, आप उसको अल्टरनेटिव दे पाओगे। समझ में आया? इसीलिए बैंकिंग अवेयरनेस की क्लासेस भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो इंटरव्यू क्लासेस होती है एक तरीके से। क्लियर है? उसके लिए भी आप इंक्वायरी कर सकते हो। चलो, ज्यादा ज्यादा लाइक, शेयर और
सब्सक्राइब करो चैनल को और कमेंट करो। अगली बात कर लेते जरा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे मैं पहले से आपके लिए थोड़ा चीजें लिख के लाया हूँ। देखो, अगर आप अकाउंट की बात कर लो, ठीक है, बहुत सारे अकाउंट होते हैं, ठीक है, फेसबुक अकाउंट भी होता है, ट्विटर अकाउंट भी होता है, ठीक है। अकाउंट का मतलब क्या होता है? होल्डर, बस इतना समझो। अकाउंट की अगर अपन बात करते हैं, इसका मतलब होता है होल्डर। क्लियर है? तो अब यहाँ पर बात कर रहे हैं, देखो, बैंक में कौन कौन से अकाउंट होता है आपके, ठीक है। डिपॉजिट्स के अनुसार, डिपॉजिट्स होता है दो तरह के, डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट। डिमांड आप 24/7/365 कभी भी यहाँ पर आप पैसा, अभी की डेट में, पहले तो बैंक कैसे होते थे भैया, पहले सुबह 10 बजे बैंक खुलते थे और शाम में 4 बजे 5 बजे बंद हो जाते थे, तो उसको बैंक आवर बोलते थे। समझ में आया? 9 बजे खुलने के बाद बैंक आवर बोलते थे। आप उसी में तो पैसा डिपॉजिट कर पाते थे, आया ना, और उसी में से पैसा निकलवा पाते थे, ठीक है। अभी आप देखो, आप एटीएम कम मशीन जो होती है उससे भी आप पैसा डिपॉजिट कर सकते हो, एटीएम से पैसा निकलवा सकते हो, यूपीआई से किसी के अकाउंट में पैसा भेज सकते हो, क्यूआर से भेज सकते हो, आईएफएससी कोड से भेज सकते हो, पता है कि नहीं पता, बैंक अकाउंट नंबर से भेज सकते हो। क्लियर है? तो इसीलिए डिमांड कभी भी कर सकते हो, इसीलिए इसको होता है कासा, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। फिर आता है टर्म डिपॉजिट, जिसमें आता है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट और आपका फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। इसकी बात कर ली जाए तो आपका ये 6 महीने से लेकर 10 साल के बीच में होता है, और फिक्स डिपॉजिट 7 दिन से लेकर 10 साल के लिए होता है। ये ध्यान रख लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? रिकरिंग में आप बार बार ईएमआई के थ्रू पैसा डालते हो, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट के थ्रू, और एफडी में आप जो है एक मुश्त पैसा डाल देते हो। क्लियर है? लमसम अमाउंट डाल देते हो। क्लियर हुआ? अकाउंट क्लियर हुआ? डिपॉजिट वाला कासा और आपका क्लियर हो गए? रिवाइज हो गया? वेरी गुड। अगली बात हम लोग कर लेते हैं यहाँ। अगली बात यहाँ पर क्या है, देखो जरा, देखो, रिप्लाई करते रहो, थोड़ा सा जो है अपन बेटर तरीके से यहाँ पर चलते रहेंगे। क्लियर? अगली बात है यहाँ पर एनआरआई। जितने भी एनआरआई बाहर चले जाते हैं, एनआरआई कौन होते हैं? 180 डेज से ज्यादा जो भारत के बाहर रिसाइड करते हैं, नागरिकता नहीं छोड़ी है, नागरिकता है उनके पास में, लेकिन वो काम के पर्पज से या किसी भी पर्पज से भारत के बाहर 180 दिन से ज्यादा रहते हैं, उनको हम लोग नॉन रिटर्निंग इंडियंस बोल देते हैं, ठीक है, प्रवासी भारतीय बोल देते हैं। क्लियर है ना? अब इनको भी सरकार क्या कहती है? अकाउंट की सुविधा देती है, या बैंक अकाउंट की सुविधा देते हैं, इसको बोलते हैं एनआरई, नॉन रिटर्निंग एक्सटर्नल अकाउंट। ये बाहर जो कमाई करते हैं, ठीक है, उसके लिए होता है। नॉन रिटर्निंग अदर अकाउंट, ये भारत के अंदर कमाई करने पर भी अकाउंट रख सकते हैं, मतलब जॉइंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो ये टैक्सेबल होता है, इस पर टैक्स लगता है, इस पर टैक्स नहीं लगता है। क्लियर है? पहली चीज, यहाँ पर भी आप इंडियन रुपए में पैसा रख सकते हो, इसमें भी इंडियन रुपए में पैसा रख सकते हो, लेकिन एफसीएनआर, एफसीएनआर फुल फॉर्म क्या होगा यहाँ पे? फॉरेन करेंसी, ठीक है, नॉन रिटर्निंग अकाउंट। यहाँ पर क्या है, आप डॉलर में, येन में, युआन में, पाउंड में पैसा रखते हो, मतलब फॉरेन करेंसी में रखते हो। क्लियर हो गया यहाँ तक बात? ठीक है। अब कुछ बैंक टू बैंक अकाउंट होते हैं, कुछ होते हैं बैंक टू बैंक अकाउंट। बैंक टू बैंक अकाउंट का कहने का मतलब क्या है? जैसे नोस्ट्रो है, नोस्ट्रो मतलब कैसे याद करने का तरीका, मैंने एक तरीका बनाया है यहाँ पे, एन से नेशनल, ठीक है। तो नेशनल बैंक का अकाउंट, नेशनल बैंक का अकाउंट किसी विदेशी बैंक के अकाउंट में होगा, किसमें होगा? किसी विदेशी बैंक के अकाउंट में होगा। वोस्त्रो, किसी विदेशी बैंक का अकाउंट, किसी विदेशी बैंक का अकाउंट भारतीय नेशनल राष्ट्रीय बैंक में। क्लियर हो गया यहाँ तक बात? है लोरो अकाउंट। क्लियर है? आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। उसके अलावा अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पे, कुछ डिजिटल जो आपके स्टोर यहाँ पर होते हैं, जैसे शेयर होल्डर्स को लेकर, जहाँ पे इक्विटी, सेविंग, म्यूचुअल फंड, ठीक है, इनकी बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है भाई, सेविंग अकाउंट से अटैच कर दिया जाता है डीमैट अकाउंट, तभी तो आप शेयर मार्केट में डील कर पाते हो, बोलो हाँ या ना। डीमैट अकाउंट, डीमेटेरियलाइज्ड अकाउंट। क्लियर हुआ? क्या डिपॉजिट लेवल पे अकाउंट समझ में आया? क्या एनआरआई अकाउंट समझ में आया? बैंक टू बैंक अकाउंट समझ में आया? डीमैट अकाउंट समझ में आया? यस और नो? वेरी गुड। फिर होता है फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब ये होता है अनबैंक पीपल तक बैंक सर्विसेज को पहुंचाना। क्लियर है? जितने भी अभी तक बैंकिंग से नहीं जुड़े हैं, उन लोगों तक बैंकिंग सर्विसेज को पहुंचाना। मेरा क्वेश्चन है, ये टर्मिनोलॉजी किसका रिकमेंडेशन है? हु रिकमेंड दी फाइनेंशियल इंक्लूजन? क्वेश्चन समझ में आया आपको? जल्दी से मुझे बताइए, क्वेश्चन समझ में आया क्या आपको? फिर मैं आगे बात करता हूँ और आज के लेक्चर को थोड़ा विराम दूँ। क्लियर है? इसमें पहले आए नो फ्रिल अकाउंट, जिसको कुछ लिमिटेशंस के साथ में थे, जीरो बैलेंस अकाउंट, इनमें बीएसबीडीए अकाउंट और आपका बीएसबीडीएस बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट हो जाता है। क्लियर है? हम्म।
फिर प्रधानमंत्री जनधन योजना और उसके साथ में प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट हो जाता है। क्लियर? चलिए प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट के अंदर थोड़ी बातें कर लेते हैं। 2014 में इसको लाया गया था, विद डिटेल है, ठीक है? इसमें क्रेडिट बैंक डिपॉजिट को जमा करने के लिए, रेमिटेंस के लिए, क्रेडिट इंश्योरेंस के लिए, पेंशन्स के लिए, लो इनकम ग्रुप के लिए, वीकर सेक्शंस के लिए ओपन किया गया। अब इसी के बाद में क्या है, एक बूम देखने को मिला आपका डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में, ठीक है? कोविड में जो असिस्टेंस दिया गया उसमें, पीएम किसान में, एमजी नरेगा में यहाँ पर आपको एक बूम देखने को मिला इस अकाउंट के ओपन होने के बाद। क्लियर है? 2014 में 15 अगस्त को यहाँ पर इसको लॉन्च वैसे अनाउंस किया गया था बाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 28 अगस्त को इसको लागू कर दिया गया।